हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा टॉपिक उसको कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो वो भी दोस्तों हमारे पेपर 1 का हिस्सा था और आज भी दोस्तों अपने पेपर 1 के ही जो टॉपिक्स हैं वो करने वाले हैं, राइट। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपनों ने पूरी प्लेलिस्ट उसकी बना ली है। लगभग 14 से 15 या लगभग 16 वीडियो आपको उसके अंदर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर जाके। उसके अंदर दोस्तों पूरा तो चैप्टर आपको मिल जाएगा और फिर इसके बाद उसके एमसीक्यूज़ भी लगभग नियर अबाउट 50 अपनों ने एमसीक्यूज़ करे हैं, ठीक है। और दोस्तों भाग नंबर 20 जो था उसके 2 वीडियोज़ आपको मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के, ठीक है। तो वो दोस्तों दोनों सेम ही हैं, जिसमें आपको अच्छी क्वालिटी लगे वो आप देख सकते हो, राइट। एक दोस्तों पेंसिल से बनाया हुआ है और दूसरा जो है वो स्केच पेन से लिखा हुआ है। तो आप जो स्केच वाला है दैट विल बी बेटर फ्रॉम विच हैज़ बीन रिटन बाय पेंसिल, राइट। तो आप वो देख सकते हो। तो इसके बाद दोस्तों मोटा मोटा 99% कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने कंप्लीट कर ही लिया है, क्योंकि इतने सारे चीज़ें जो है फैक्ट डिस्कस कर लिए हैं, राइट। तो आज दोस्तों अपने जो पेपर नंबर 1 है हमारा, उसका अलग जो टॉपिक है, नए जो टॉपिक है सीसीएस कंडक्ट रूल्स और दोस्तों सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी पेपर 1 का ही हिस्सा है और पेपर 1 के अंदर दोस्तों ये दोनों टॉपिक जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो पेपर 1 हमारा 80 से 90% जो पेपर है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, कैग डीपीसी एक्ट पढ़ लिया और 40% के अंदर कौन सा है अपने OM1 आ जाएगी, राइट। इसके अंदर दोस्तों डिफेंस सर्विस एस्टीमेट का कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया है, राइट। इसके अंदर दोस्तों फिर सीसीएस कंडक्ट रूल और सीसीएस सीसीए रूल पढ़ लेंगे। इसके बाद के हमने सेक्सुअल हरासमेंट, आरटीआई एक्ट वगैरह, वो सारे एक्ट भी छोटे मोटे जो एक्ट हैं, कंटीजेंसी फंड, वो भी अपनों ने पढ़ लिए हैं, राइट। तो दोस्तों ये पूरा हो जाएगा, फिर अपने पेपर 2 की तरफ चलेंगे, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर अकाउंट कोड अपने स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो फिर ये सारे क्या एक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये सभी डिपार्टमेंट्स पे लागू होते हैं, ठीक है। पेपर 2 जो है वो पर्टिकुलर डीएडी जो सीजीडीए डिपार्टमेंट है उसके ऊपर वो लागू होगा, ठीक है। तो उसको दोस्तों एक बार अपना अकाउंट कोड पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ दोस्तों सभी चीज़ों का रेफरेंस लेंगे। अपने अकाउंट कोड पढ़ेंगे तो ऑडिट कोड का भी, एफआर का भी, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों अकाउंट कोड, ऑडिट कोड, एफआर और वो 2-3 बुक्स जो है वो भी हमने अपने एक साथ उसको कंप्लीट करेंगे, राइट। तो आज दोस्तों अपने कंडक्ट रूल्स और सीसीएस सीसीए रूल पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत से लोगों को डाउट रहता है, चीज़ें समझ में नहीं आती, राइट। तो इसका भी अपने क्या थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे, कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, राइट, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। इस प्रकार से क्या इन टॉपिक्स को भी अपने जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो दोस्तों 2 टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर। सबसे पहला तो है सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 और दूसरा टॉपिक है दोस्तों सीसीएस सीसीए रूल्स 1965। ये तो आए दोस्तों 1964 के अंदर, ये आए दोस्तों 1965 के अंदर, राइट। एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों, मैं जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स है, आप भले ही एसएस की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप दोस्तों सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर हो, देन यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज रूल्स, ठीक है। तो आप सबको दोस्तों इन रूल से क्या अवेयर होना चाहिए, ताकि दोस्तों आपके खिलाफ कोई इन रूल्स का क्या है मिसयूज़ ना कर सके। अगर आप अवेयर ही नहीं हो, अगर आप कोई ऐसा गलत काम करते हो, देन आप फंस सकते हो इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि कोई भी आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इन चीज़ों में आपको फंसा सकता है, ठीक है। तो आपको दोस्तों जो कंडक्ट रूल्स जो है, जो आचरण के नियम जो है हमारे, कम से कम आचरण के नियम तो आपको पता होने चाहिए। सीसीएस ये क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल के अंदर तो आगे की प्रोसेसेस जो हैं, ठीक है, वो भी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है, क्या क्या बातें हैं, ठीक है। लेकिन जो तैयारी कर रहा है, भले ही नहीं कर रहा, उसको ये कंडक्ट रूल्स तो कम से कम पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों टोटल 25 नियम हैं, ठीक है। और कंडक्ट रूल्स होते क्या हैं? कंडक्ट का मतलब होता है दोस्तों आचरण के नियम, ठीक है। आचरण का मतलब क्या है? आपको व्यवहार कैसे रखना है, ठीक है। आपको दोस्तों क्या है, व्यवहार कैसे रखना है, राइट। तो इनको दोस्तों मैंने हिंदी के अंदर इन लाइनों के अंदर पूरा बताया है, डिफरेंस इसका बताया है, तो धीरे धीरे अपने पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर हो गया 25 नियम है और आचरण कैसे रखना है ये कंडक्ट रूल्स के अंदर आपके बताया गया है। दूसरा दोस्तों सीसीए जो रूल्स हैं 1965, इसके अंदर टोटल 9 चैप्टर्स और 35 रूल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर 25 रूल है, इसके अंदर कितने हैं? 35 रूल्स, 9 चैप्टर, राइट। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोस्तों कोई भी बंदा काम करे, कोई इंडिविजुअल काम करे, तो वहाँ के कोई भी फिक्स प्रोटोकॉल्स या नियम होते हैं, ठीक है। तो उन प्रोटोकॉल्स की, उन नियमों की क्या है दोस्तों, वहाँ करने वाले लोगों की, जो काम कर रहे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उन प्रोटोकॉल्स का क्या है पालन करें। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, वहाँ के फिक्स प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं और जिनकी पालना करना वहाँ के स्टाफ की जिम्मेदारी है,
ठीक है, सिंपल बातें हैं। वैसे ही दोस्तों सेंट्रल सिविल सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ को कैसा आचरण रखना है, कैसा रहना है तथा कैसे बिहेव करना है, वो सभी प्रोटोकॉल्स या नियम सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 है। ठीक है, तो दोस्तों कंडक्ट से आपको याद रखना है, आपको आचरण कैसे रखना है, आपको व्यवहार कैसे रखना है जब आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अपने ऑफिसेज़ के अंदर। ठीक है, सिंपल बातें हैं। संविधान के भाग 14, दोस्तों संविधान पढ़ लिया है, भाग 14 भी अपनों ने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके अंदर आर्टिकल नंबर 308 से लेके 323 तक 308 टू 323 में सर्विसेज का उल्लेख था। ठीक है, तो उन सर्विसेज के अंदर दोस्तों अपनों ने 3 प्रकार की सर्विसेज पढ़ी थी। ठीक है, तो उन 3 प्रकार की सर्विसेज में दोस्तों एक थी, उन सर्विसेज में से सेंट्रल सिविल सर्विसेज भी एक प्रकार की सर्विस थी। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस एक प्रकार की सर्विस थी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की दोस्तों क्या है, अलग एक ब्रांच थी। राइट, तो उसके अंदर दोस्तों जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज अपनों ने पढ़ी थी, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा भाग 14 जाके देख लीजिए, राइट, प्लेलिस्ट में। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लोग दोस्तों कैसे रहेंगे, उन नियमों की बात सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 में है। ठीक है, पहले बोल दिया दोस्तों प्रोटोकॉल्स हैं, फिक्स प्रोटोकॉल होते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। ठीक है, वहाँ के स्टाफ की जिम्मेदारी है कि जिनकी पालना करे वो। इसके बाद दोस्तों सेंट्रल सिविल सर्विसेज के एम्प्लॉय को कैसा आचरण रखना है, वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 में है। ठीक है, इनकी सर्विसेज की चर्चा अपनों ने भाग 14 में करी थी। ठीक है, तो उसके अंदर दोस्तों सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो अपनों ने पढ़ा था लोग, उनको कैसे रहना है, उनकी चर्चा भी क्या है दोस्तों, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 में है। ठीक है, सेम बातें हैं। कंडक्ट रूल्स में दोस्तों बता दिया रहना कैसे है। ठीक है, कंडक्ट रूल्स में क्या है दोस्तों, बता दिया आपको कि कैसा रहना है। राइट, अगर कोई इन नियमों का पालन करे तो ठीक है, आप कंडक्ट रूल्स के हिसाब से चल रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है पूरी सर्विस के अंदर। ठीक है, बढ़िया चल रहा है आपका काम। अगर नहीं करता है तो उसकी सज़ा का प्रावधान दोस्तों कंडक्ट रूल्स के अंदर नहीं लिखा गया। ठीक है, अगर कंडक्ट रूल्स का आप पालन करते हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोस्तों आप कंडक्ट रूल्स का पालन नहीं करते हो तो सज़ा का प्रावधान तो दोस्तों कंडक्ट रूल्स के अंदर नहीं है। तो इसके लिए हमें नए नियम बनाने पड़े। ठीक है, क्या सज़ा मिले दोस्तों, कैसे सज़ा मिलेगी, सज़ा का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो ये सभी बातें दोस्तों सीसीए रूल्स के अंदर 1965 के अंदर है। ठीक है, कंडक्ट रूल्स के दोस्तों 1 साल बाद दोस्तों क्या है, सीसीए रूल बनाए गए। ठीक है, अब दोस्तों इसको समराइज जब मैं करूं तो कंडक्ट रूल्स तो आचरण है, मुझे मेरे ऑफिस के अंदर कैसा रहना है वो बातें हैं। ठीक है, लेकिन मैं अगर नियम तोड़ता हूं तो वो बातें जो है, अगर मैं कोई नियम तोड़ता हूं तो मेरे पे एक्शन कैसे लिया जाएगा, मेरे पे पेनल्टीज़ कैसी लगाई जाएगी, मुझे कैसी सज़ा दी जाएगी, उसकी बातें की इसके अंदर है सीसीए रूल्स के अंदर, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स। ठीक है, तो मोटी मोटी बातें दोस्तों, ब्रॉडर पिक्चर पे तो ये चीज़ हमें समझ में आई होगी। ठीक है, कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। अब दोस्तों कच्चा जब चिट्ठा तैयार हो गया, खांचा तैयार हो गया कि कंडक्ट रूल्स क्या, कैसे मुझे कैसे रहना है। ठीक है, अब इसके अंदर फिलर अपने करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले दोस्तों कंडक्ट रूल्स अपने उठाएंगे, इसके बाद अपने सीसीए रूल उठाएंगे। ठीक है, और दोस्तों ये क्या है, दोनों किताबें एक साथ इसलिए दी गई है क्योंकि ये पैरेलल चलेगी, क्योंकि आगे गड़बड़ करोगे तो सज़ा तो इसके अंदर है ना उसकी। राइट, तो पहले दोस्तों अपने ये पढ़ेंगे, इसके बाद दोस्तों अपने ये पढ़ेंगे। राइट, आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके अंदर बोल दिया कंडक्ट रूल्स में बताया है कि आपको रहना कैसे है। ठीक है, सही से नहीं रहते, कंडक्ट रूल्स का पालन आप नहीं करते तो सीसीए 1965 के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों कंडक्ट रूल का पालन आप नहीं करते हो तो आपको सज़ा मिलेगी सीसीए रूल के तहत। राइट, लेकिन दोस्तों कंडक्ट रूल का पालन नहीं किया और जब आपको सज़ा मिलेगी, उसका फाइनल वर्डिक्ट आएगा, तो इसके बीच का एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, एक दोस्तों खाली टाइम पीरियड होता है इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों उस टाइम पीरियड के अंदर इंडिविजुअल के साथ क्या क्या चीज़ें होती है जब इंक्वायरी चल रही होती है। ठीक है, तो उस पीरियड को दोस्तों, खाली पीरियड को, उस पीरियड को बोलते हैं दोस्तों सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन दोस्तों कोई सज़ा नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, ये तो एक बीच का टाइम पीरियड है कि आपको जिसके अंदर क्या है, नौकरी से दूर रहना पड़ता है। ठीक है, तो बीच के टाइम पर जिस इंडिविजुअल पर चार्ज लगे हैं, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, चार्ज ऑफिसर बोलते हैं। बीच का टाइम, बीच का खाली टाइम जिस इंडिविजुअल पर दोस्तों चार्जेस लगते हैं, आरोप लगते हैं, जिसको क्या है चार्ज ऑफिसर बोला जाता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है दोस्तों, ताकि वो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई सबूत जो है उनके साथ टेम्परिंग ना कर दे। ठीक है, तो दोस्तों उस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए, उस चीज़ को दोस्तों इंश्योर करने के लिए इंडिविजुअल को, चार्ज ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है।
ठीक है। दोबारा देखिए दोस्तों, बीच के टाइम पीरियड पर जिस इंडिविजुअल पर चार्जेस लगे हैं, जो कि चार्ज ऑफिसर कहलाता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, उसे दोस्तों निलंबित कर दिया जाता है, उसे दोस्तों बीच में लटका दिया जाता है। वो दोस्तों धोबी का कुत्ता घर का न काट का हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों न तो वो इंडिविजुअल नौकरी में है और ना ही नौकरी से बाहर है, जब तक कि फाइनल निर्णय ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ना तो उसकी जॉब पूरी पक्की हुई है, ठीक है, ना दोस्तों क्या है वो नौकरी से बाहर है, क्योंकि उसको क्या है बीच में सब्सिस्टेंस अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, उसका खर्चा पानी चलाने के लिए, राइट। इसलिए दोस्तों इसको बोला जाता है कि सस्पेंडेड में निलंबित हो गया, बीच में लटक गया वो, ठीक है, ना तो नौकरी के अंदर है ना पूरा नौकरी से बाहर है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों सस्पेंशन इसका शब्द बोला जाता है निलंबित के लिए, राइट। और सस्पेंशन के नियम भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी कई प्रकार की कंडीशंस अपने पढ़ेंगे और 101% गारंटी है सस्पेंशन से सवाल आपसे 1 या 2 सवाल जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट नियम हैं, राइट। अगर दोस्तों गिल्टी पाया जाए सस्पेंशन के बाद, सस्पेंशन पीरियड चल रहा है, तो इसके बाद दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और डिसिप्लिनरी एक्शन क्या है, जो अथॉरिटीज़ जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ इनके द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अंदर दोस्तों अलग उसके प्रकार कार्रवाई होती है। डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर दोस्तों पेनल्टीज़ दी जाती है। पेनल्टीज़ के अंदर दोस्तों मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी 2 प्रकार की पेनल्टी है। इनकी दोस्तों कुल संख्या भी आप याद रख सकते हो। टोटल दोनों को मिला के दोस्तों 9 है, ठीक है, टोटल दोनों को मिला के दोस्तों 9 है, राइट। और दोस्तों माइनर पेनल्टी छोटे वाली है तो वो 4 है, ठीक है। मेजर पेनल्टी दोस्तों 5 है। याद कैसे रखोगे? टोटल आप 9 याद रख लो, टोटल आप 9 याद रख लो, टोटल आप 9 याद रख लो, राइट। 9 याद रख के दोस्तों 4-4 दोनों को दे दो, मेजर को एक फालतू दे दो, ठीक है। 4-4 मैंने दोनों को दे दी, एक मेजर को मैं फालतू दे देता हूँ 9 में से, राइट। तो इस प्रकार के सवाल भी दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे गए हैं। टोटल माइनर कितनी है, टोटल मेजर कितनी है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई मेरे। अब चलते हैं दोस्तों प्रॉपर अपने कंडक्ट रूल जो है स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर बातें लिखी क्या गई है। तो देखिए दोस्तों आगे है 25 नियम जो है CCS कंडक्ट रूल्स 1964 के अंदर दिए गए हैं, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों अपने पहले थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे, MCQs करेंगे और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अपने ट्राई करेंगे, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों 25 नियमों में पहला जो नियम है वो है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों मोटा मोटा बताया गया है कि ये नियम कब लागू हुए, ठीक है, ये नियम किन पे लागू होते हैं, किन पे नहीं लागू होते, ठीक है। मोटी मोटी तौर पे दोस्तों डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज मैं ओनली 25 के बारे में आपको थोड़ी बहुत क्या है चर्चा आपके साथ करूँगा, ताकि एक आइडिया हो जाए कि आगे पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों क्या है आपको पढ़ना है कि ये नियम कब लागू हुए और ये नियम किन पर लागू नहीं होते। दोस्तों ऑल इंडिया सर्विसेज और रेलवे के लोगों पर क्या है ये नियम लागू नहीं होते। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए दोस्तों कंडक्ट रूल जो है 1968 बने हुए हैं और मेरे दोस्तों रेलवे के लिए कौन से बने हुए हैं 1966 वाले कंडक्ट रूल, ठीक है, उनके लिए अलग बने हुए हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज की दोस्तों बात करूं मैं तो IAS, IPS और IFS फॉरेस्ट वाला, ठीक है। इसकी भी दोस्तों भाग 14 जाके देख लीजिए, आपको और डिटेल में चर्चा चाहिए तो बहुत शानदार तरीके से क्या है मैंने इनके बारे में आपको बताया है, ठीक है। चार्ट बना के अपनों ने क्या है ये चीज़ें पढ़ी है, राइट। अगला दोस्तों डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा है दोस्तों जर्नल, इसके अंदर है 3A 3B 3C। आर्टिकल नंबर 3 के अंदर है सब सेक्शन कितने हैं 3A 3B 3C। 3A के अंदर दोस्तों प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी। आपको दोस्तों ऑफिस के अंदर कोई काम दे दिया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको जल्द से जल्द निपटाएं, ठीक है, और कर्टेसी से निपटाएं। 3B है दोस्तों ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। आपकी दोस्तों जिम्मेदारी बनती है, कंडक्ट रूल के अंदर साफ साफ बताया गया है कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है तो आप उस पर नज़र रखें, कोई भी ऑर्डर उनका आए। 3C है दोस्तों प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, ठीक है। तो दोस्तों सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड भी क्या है इसके अंदर बताया गया कि आपको क्या है किन किन चीज़ों में अगर आप ऐसा करते हो तो आप क्या है दोस्तों आपके ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल हरासमेंट का दोस्तों अलग से क्या है एक एक्ट भी बना दिया गया, राइट। वो देख लेना आप, वो अपने प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है। 4 नंबर देखिए दोस्तों एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म्स, ठीक है। अब दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं उनके कोई रिलेटिव्स जो हैं उनको अगर आप कोई लाइजन करके, ठीक है, तो ऐसा अगर उनको कोई फेवर करते हो आप एंड्यू फेवर करते हो, ठीक है, उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो उसके बारे में थोड़ी बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, ठीक है। अब दोस्तों सारी क्या है नेगेटिव ही बातें हैं, आपको नहीं करना है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की आप नहीं जाओगे, रैली के अंदर नहीं जाओगे आप, ठीक है,
पता लगा कि आप सरकारी नौकरी में भी हो, ठीक है, और जाके उधर ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद भी कर रहे हो, ठीक है, बीजेपी का झंडा उठा रखा है, कांग्रेस का झंडा उठा रखा है, आम आदमी पार्टी की झाड़ू उठा रखी है, राइट। तो इस प्रकार के काम भी दोस्तों आपको क्या है, नहीं करने हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है। तो दोस्तों एसोसिएशन से भी आपको क्या है दोस्तों, दूर रहना है, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों मोटी मोटी आपकी बातें बता रहा हूँ। एसोसिएशंस जो है अपने डिपार्टमेंट्स की भी होती हैं, उनको अपने ज्वाइन करके रखते हैं, बाकायदा कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका मोटिव अलग होता है, ठीक है। बाहर की दोस्तों कुछ एसोसिएशंस जो होती हैं उनका मोटिव अलग होता है, आपको वो ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है, जो सरकार के खिलाफ बोलती है या XYZ जो भी मैटर है, राइट। अगला है दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक, ठीक है। आप हड़ताल दोस्तों नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों हड़ताल नहीं करनी है, एसोसिएशंस ज्वाइन नहीं करना है, क्यों नहीं करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों मोटी मोटी बात ये है कि ये दोस्तों भारत देश की सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और दोस्तों स्टेट की सिक्योरिटी पे अगर कोई बात आती है, ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या है, वो चीज़ें क्या है दोस्तों, ये चीज़ें सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी जो है, इनसे क्या है इफेक्ट होती है, राइट। अब आप पूछोगे सॉवरेनिटी क्या होती है, ठीक है। सॉवरेनिटी दोस्तों अपने आप में क्या बोलता है, इसको हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक है। अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्र जो है वो संप्रभु राष्ट्र जो है, ठीक है, आप खुद भी अगर दोस्तों सोवरेन हो, मतलब आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर का कोई कंट्रोल नहीं है, आप अपने आप में दोस्तों इतने काबिल हो, इतने कंप्लीट हो कि आपके ऊपर बाहरी किसी भी राष्ट्र का क्या है दोस्तों, कोई भी दबाव आप पे नहीं, आप खुल के अपने देश के अंदर काम करते हो, आपका देश दोस्तों अपने आप में संप्रभु है, ठीक है, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, राइट। इसके बाद है दोस्तों इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंटीग्रिटी दोस्तों अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, इसको आप ईमानदारी से जोड़ के देख सकते हो, कंप्लीट से जोड़ के देख सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो किसी का ईमान दोस्तों इंटीग्रिटी है, ठीक है। इसकी दोस्तों डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, इज द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड शोइंग अ कंसिस्टेंट, प्रैक्टिस है दोस्तों एक प्रकार की। इंटीग्रिटी कोई एक दिन के अंदर नहीं आती, इंटीग्रिटी दोस्तों आपको कमानी पड़ती है, आप इंटीग्रेटेड हो, इसका मतलब ये है कि आप लॉन्ग टाइम तक क्या है दोस्तों कंसिस्टेंट हो फॉर बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। आपको दोस्तों क्या है लंबे टाइम तक आप ऑनेस्ट हो, शोइंग ए कंसिस्टेंट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग अडियरेंस टू स्ट्रॉन्ग मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल्स, ठीक है। आप दोस्तों ऑनेस्ट हो, आपके क्या है कंसिस्टेंट हो और अनकॉम्प्रोमाइजिंग अडियरेंस है, ठीक है, किस पे दोस्तों, टू स्ट्रॉन्ग मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। आप दोस्तों नियमों से, कानून से, आप प्रिंसिपल्स पे चलते हो, ठीक है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा गड़बड़ करी तथा लंबे समय तक आप कोई गड़बड़ करते हो तो आपकी दोस्तों इंटीग्रिटी दाव पे लग जाती है, ठीक है। आपके दोस्तों जो अपार जो है उसके अंदर भी पहले क्या है, जब रिक्रूटमेंट होता है जब आपका, तो इसके अंदर भी एक इंटीग्रिटी का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अगर आपकी इंटीग्रिटी दोस्तों ख़राब है, अगर आपको दोस्तों इंटीग्रिटी ख़राब है तो आप क्या है ऑनेस्ट नहीं हो, आपको क्या है दोस्तों सर्विस से निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल लूँ मैं, लोकल ऑडिट ऑफिस जो है हमारे दोस्तों इंटरनल ऑडिट जो करते हैं, उसके अंदर कोई भी यूनिट जो है, अगर आप लोकल ऑडिट करते हो और उनके डॉक्यूमेंट्स जो है, उनके अकाउंट्स जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा उनको क्या है हेर फेर उन्होंने कर रखी है, या अकाउंट्स बनाने में क्या है बहुत ज़्यादा हेर फेर कर रखी है, ठीक है। तो दोस्तों आप उस एक पर्टिकुलर चीज़ का एग्जांपल लेके क्या कर सकते हो, पूरी यूनिट के ऊपर एक बड़ा ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, इंक्वायरी बैठा सकते हो और ये पॉइंट दे सकते हो कि इस यूनिट की इंटीग्रिटी सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइक्स में नहीं जाना, एसोसिएशंस कोई भी ज्वाइन नहीं करनी है, राइट, जिसके अंदर कोई सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी या कोई सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का कोई इशू हो, ठीक है। कनेक्शन विद प्रेस और मीडिया, ठीक है, इन लोगों को दोस्तों ऐसे फालतू के बयान नहीं देने हैं आपको जाके। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, दोस्तों सरकार की आलोचना नहीं करनी है, आप सरकारी नौकर हो, ठीक है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। एविडेंस बिफोर कमेटी और एनी अदर अथॉरिटी, अगर कोई एविडेंस देते हो तो उसके बारे में नियम है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है दोस्तों आप अपने ऑफिस की डिपार्टमेंट की सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप पब्लिक कर दो, राइट। सब्सक्रिप्शंस, दोस्तों आप किसी भी प्रकार का फंड रेज नहीं कर सकते विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के, ठीक है। आप दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपको सैलरी मिल रही है, पे एंड अलाउंसेज मिल रहे हैं, सब प्रकार की सुविधा सरकार दे रही है, अकोमोडेशन दे रही है वगैरह वगैरह, राइट। इसलिए दोस्तों इसके अलावा अगर आप कोई भी फंड रेज करते हो किसी भी प्रकार का, ठीक है, किसी भी प्रोफेशन में जाके, ठीक है, प्राइवेट प्रोफेशन में जाके, तो वो भी आप क्या है फंड रेज आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई दोस्तों फंड रेज कर रहा है तो वो भी क्या है सीसीएस कंडक्ट रूल्स के अंदर उसको क्या है दोस्तों, सीसीएस कंडक्ट रूल्स का दोस्तों उसके रूल नंबर 12 का वो पालन नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसके ऊपर भी क्या इंक्वायरी बैठ सकती है। यस और नो, 12 नंबर कंप्लीट हुआ। आगे चलिए दोस्तों 13 पे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 13 नंबर में है गिफ्ट,
ठीक है। तो गिफ्ट का भी दोस्तों इसके अंदर मना किया हुआ है कि आप अपने रिलेटिव से वगैरह से गिफ्ट नहीं ले सकते, इसके अंदर कुछ लिमिट्स बताई गई हैं। ठीक है। 13A के अंदर दोस्तों डोरी के बारे में बताया गया है। ठीक है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है दोस्तों, दहेज लेना देना, ठीक है, कोई दे रहा है तो उसको भी मना कीजिए आप, राइट। तो इस प्रकार के दोस्तों प्रावधान क्या है कंडक्ट रूल के 13 नंबर ए में बोले गए हैं। 14 में दोस्तों क्या है पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है। तो आप दोस्तों आपको कोई भी ऑनर मिलता है, ठीक है, तो आप कोई भी मीटिंग में जाते हो, ठीक है, आपके ऑनर के अंदर कोई भी मीटिंग रखी गई है, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ प्रावधान है। प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कोई भी आप प्राइवेट नौकरी जो अगर आप करते हो, कोई ट्रेड करते हो, कोई एम्प्लॉयमेंट करते हो, ठीक है, उसके बारे में दोस्तों मनाही की गई है ताकि आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर क्या है दोस्तों आप प्रभाव पड़े। ठीक है। आप मान लो 9 से 6 जॉब कर रहे हो, ठीक है, 9:30 से 6 जॉब कर रहे हो, राइट। इसके बाद दोस्तों आप 7 बजे से क्या है कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हो मान लो, ठीक है, 7 से लेके 12 बजे तक या 11 बजे तक। तो दोस्तों आप 11 बजे आके दिन में 15 घंटे काम करोगे तो अगले दिन दोस्तों आपका जो ऑफिस का 9:30 से 6 जो है वो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों क्या है प्राइवेट ट्रेडर एम्प्लॉयमेंट को भी क्या है मना किया हुआ है आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट के, ताकि आपकी एफिशिएंसी ऑफिस आवर्स के अंदर क्या है दोस्तों कम ना हो, वो पूरी पीक पे एफिशिएंसी आपकी यू शुड बी वेरी एफिशिएंट, राइट। आप प्रॉम्प्टनेस से काम कर सको। 15A के अंदर बोला हो सब लेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। ठीक है। सब लेटिंग का मतलब होता है दोस्तों अलॉटेड आपको कोई जो क्वार्टर है, कोई भी गवर्नमेंट का अकोमोडेशन है, आप उसको किराए पे दे दिया। ठीक है। आपको क्वार्टर अलॉट हुआ, आपको मकान दिया सरकार ने, ठीक है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन दी। इसके बाद दोस्तों आपने क्या है उसको किराए पे दे दिया, खुद कहीं पे सस्ते पे बाहर रहने लगे, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है। टाइम खत्म हो गया तो दोस्तों आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन खाली भी करना है। ऐसा नहीं है टाइम लिमिट खत्म हो गई, ठीक है, आप रिटायर हो गए फिर भी उसके अंदर जमे बैठे हो। ठीक है। 16 नंबर देखिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट लैंडिंग एंड बोरोइंग। ठीक है। तो इनके खिलाफ से दोस्तों उधारी लेना देना इन्वेस्टमेंट के बारे में। इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस से दोस्तों आपको बचना है। ठीक है। आप दिवालिया घोषित नहीं होना है। ठीक है। आपके ऊपर दोस्तों कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के नियम जो है ऐसे बनाए गए हैं ताकि आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम बनी रहे। ठीक है। भले ही आपके पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट को तो इतनी तनख्वाह देनी है, फिर भी दोस्तों आपको दिवालियापन का गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है, कंडक्ट रूल में डाला है, ताकि दोस्तों अगर आप दिवालिया घोषित हो गए, आपके पास पैसा नहीं है, आपके बहुत कर्जे में हो, तो आप दोस्तों क्या डिप्रेस रहोगे, ऑफिस के अंदर अपना 100% नहीं दे सकते। ठीक है। 18 नंबर देखिए दोस्तों मूवेबल इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इस प्रकार की दोस्तों अचल संपत्ति, चल संपत्ति, ठीक है, ये देखते हो आप हर साल आपको भेजना पड़ता है। ठीक है। तो इसकी जानकारी दोस्तों सरकार को आपको देनी पड़ती है। ठीक है। 18A के अंदर है रेस्ट्रिक्शंस इन रिलेशन टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एंड ट्रांजेक्शन विद फॉरेनर्स। ठीक है। तो फॉरेन कंट्री के साथ दोस्तों आप अगर कोई एक्विजिशन डिस्पोजल करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है, इसको दोस्तों अचल संपत्ति बोलते हैं जो चल नहीं सकती। ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी दोस्तों जो चल सकती है, मान लो गोल्ड ले लो, गोल्ड का भी कोई भी एक प्रकार की प्रॉपर्टी ही है, एसेट ही है, इसको तो आप लेके जा सकते हो। ठीक है। मकान है, कोई किसी का ज़मीन है, कोई प्लॉट है, इसको तो नहीं उठा ले सकते, वो तो अपने फिक्स रहेगी धरती पे। ठीक है। तो वो कौन सी होगी मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। विंडिक्शन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है। कोर्ट और या दोस्तों प्रेस के अंदर कोई भी आपको पुष्टि करनी है कोई भी एक्ट की, तो उसके बारे में कुछ नियम बताए गए हैं। कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस। ठीक है। तो आपको दोस्तों इधर उधर नहीं भटकना है, नॉन ऑफिशियल आपको कोई, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बताया गया है। रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग मैरिज, दोस्तों एक ही शादी करनी है आपको, ऐसे नहीं है कि आप 2 कर लो 3 कर लो, राइट। कंजप्शंस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ठीक है। अगर आप दोस्तों पब्लिक प्लेस पे या ऑफिस के अंदर क्या है ड्रिंक्स या ड्रग्स करते पाए गए हो तो आपके ऊपर क्या है दोस्तों इंक्वायरी हो सकती है। ठीक है। ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। 23 नंबर क्या है दोस्तों इंटरप्रिटेशन। ठीक है। गवर्नमेंट का दोस्तों डिसीजन जो है वो भी फाइनल डिसीजन होगा। अगर कोई भी रूल इसके अंदर कोई आपको लगता है इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड क्या है हमें नहीं पता है, इसके बारे में हमें क्लैरिटी चाहिए, तो गवर्नमेंट का डिसीजन इसके अंदर फाइनल होगा। डेलीगेशन ऑफ पावर दोस्तों दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। रिपील एंड सेविंग इसके अंदर है, इससे पहले जो भी नियम थे इस एक्ट के आने के बाद वो सारे ख़त्म हो गए, वो सारे रिपील हो गए, राइट। तो ये दोस्तों 25 नियम जो है मोटा मोटी बात मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा गहराई में जाके 2-2 4-4 पॉइंट अपने अपने पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्या है और क्लैरिटी में अपने पास आ जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों इस किताब से बहुत से लोग डरते हैं, कंडक्ट रूल से, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल से, क्योंकि दोस्तों हमारे पास कोई भी कॉम्पैक्ट जो है एक मटेरियल इसके साथ का नहीं है। ठीक है। ताकि हम वो चीज़ें पढ़ लें और हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम एग्जामिनेशन के अंदर क्या है इसके सवाल अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको दोस्तों अपने अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छे से इसके वीडियोज़ तैयार करेंगे, इसके अच्छे से नोट्स दोस्तों आपको चाहिए तो PDF SAS एग्ज़ाम आप ज्वाइन कर सकते हो।
PDF SAS एग्ज़ाम आप ज्वाइन कर सकते हो। PDF SAS एग्ज़ाम पीछे ग्रुप लगा दोगे तो एक ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप करना चाहूँगा मैं। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट दोस्तों जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SS एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमारा CCS कंडक्ट रूल 1964 है उसके बारे में चर्चा स्टार्ट करी थी, राइट। तो आज दोस्तों अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने क्या है उसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था वो डिस्कस किया था। ठीक है, और दोस्तों जिसने वो पार्ट नहीं देखा है कृपया करके ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट में आपको दोस्तों मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आज उसकी मैं बना दूंगा, राइट। तो आज अपने दोस्तों रूल नंबर 1 से लेके जो 25 मैंने आपको बताए थे उसमें 1 बाय 1 जो है सारे डिस्कस कर रहे हैं अपने। तो देखिए, सबसे पहला है शो टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, कोई भी एक्ट दोस्तों बनता है तो सबसे पहला नियम जो क्या है यही होता है कि वो एक्ट कब लागू हुआ, किन पर लागू होगा, राइट, वगैरह वगैरह। तो देखिए दोस्तों, दीज रूल्स में भी कॉल्ड द CCS कंडक्ट रूल्स। ठीक है, इन रूल को क्या बोला जाएगा? सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 बोला जाएगा। ठीक है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज दोस्तों जैसे कि इस नाम एक्ट के अंदर ही है, तो ये किस पे लागू होगा? सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स पे लागू होगा। ठीक है, सर्विसेज कौन होती है दोस्तों? सेवाएं होती है। ठीक है, इन सेवाओं को करने वाले लोग कौन होते हैं? सर्वेंट्स बोल दो इनको। ठीक है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज दोस्तों सेवाएं हैं, इनको करने वाले दोस्तों कौन है? गवर्नमेंट सर्वेंट्स बोल दो या सिविल सर्वेंट्स बोल दो। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो। तो 1964 के अंदर क्या है, ये रूल आए। दीज रूल्स शैल अप्लाई टू एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू ए सिविल सर्विस और ए पोस्ट। ठीक है, ये जो नियम है वो किन पे लागू होंगे? दीज रूल्स शैल अप्लाई टू एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू ए सिविल सर्विस और ए पोस्ट इंक्लूडिंग ए सिविलियन इन डिफेंस सर्विसेज इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। दोस्तों संघ जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं जो सिविल सर्विस या पोस्ट पे क्या है रिक्रूट होते हैं, और डिफेंस सर्विसेज के अंदर जो सिविलियन लोग हैं जो है उनके ऊपर भी क्या है ये नियम लागू होंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया लागू किस पे होंगे। अब लागू किस पे नहीं होंगे? दीज नॉट अप्लाई टू रेलवे सर्वेंट, जो दोस्तों रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं, रेलवे के बोर्ड मेंबर्स जो हैं। ठीक है, जहाँ पे रेलवे शब्द आ जाएगा तो दोस्तों ये नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर हैं। ठीक है, IAS, IPS और IFS के लोगों पे भी क्या है दोस्तों ये नियम लागू नहीं होते, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के। ठीक है, राष्ट्रपति ने दोस्तों स्पेशल ऑर्डर दे के किसी को एग्जाम्प्ट कर दिया, मान लो कि भैया आप इसके अंदर नहीं आओगे, तो भी क्या है आप इन रूल्स से एग्जाम्प्ट हो जाते हो। ठीक है, इनके दोस्तों अलग अलग नियम हैं। ठीक है, जो रेलवे जो है इनके अलग कंडक्ट रूल हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के अलग कंडक्ट रूल्स हैं, राइट। रूल नंबर 2 देखिए दोस्तों, डेफिनेशंस है। द गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब पूरे एक्ट के अंदर जो अपने गवर्नमेंट शब्द पढ़ेंगे उसका मतलब होगा क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू एनी सिविल सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड इंक्लूड्स सिविलियन इन द डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों ये वापस बोल दिया। ठीक है, कि सेंट्रल सिविल सर्विस के अंदर कोई भी अगर कोई पद पे जो बंदा रहता है, कोई इंडिविजुअल रहता है वो आएगा, और डिफेंस सर्विसेज के सिविलियंस भी क्या है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है इसके अंदर उसके अंदर काउंट होंगे, मतलब उन पे क्या है ये नियम लागू होंगे, राइट। समझ में आई बातें? आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, C नंबर में क्या है? मेंबर्स ऑफ फैमिली। ठीक है, फैमिली मेंबर के अंदर कौन कौन आएगा? ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ फैमिली इन रिलेशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूड। ठीक है, तो दोस्तों जो मेंबर्स ऑफ फैमिली है गवर्नमेंट सर्वेंट की, उसके अंदर कौन कौन लोग आएंगे? पहला है द वाइफ और हस्बैंड एज द केस में बी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर रिजाइडिंग इन विद द गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट। ठीक है दोस्तों, अगर वाइफ है गवर्नमेंट सर्वेंट तो उसका हस्बैंड क्या होगा? उसका फैमिली मेंबर हो जाएगा। ठीक है, राइट, भले ही वो उसके साथ रह रहा हो या नहीं रह रहा हो। ठीक है, अगर हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी वाइफ क्या है? उसकी फैमिली मेंबर हो जाएगी, राइट। वेदर रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट और भले ही वो एक साथ रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, राइट, बट डज नॉट इंक्लूड ए वाइफ और हस्बैंड सेपरेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट बाय ए डिक्री और ऑर्डर ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक है, अगर दोस्तों उनका डाइवोर्स हो गया, ठीक है, कोर्ट का डिक्री आ गया कि भैया ये दोनों क्या है अलग अलग हैं, ठीक है, वो सेपरेट हो चुके हैं, तो इसके बाद वो क्या मेंबर्स ऑफ द फैमिली में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, इजी बातें हैं। सन और डॉटर, ठीक है, और स्टेप सन और स्टेप डॉटर, राइट, पुत्र पुत्री या दोस्तों सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री, राइट, स्टेप सन या स्टेप डॉटर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट
एंड होली डिपेंडेंट ऑफ ऑन हिम, ठीक है। तो ये लोग भी क्या कहलाएंगे दोस्तों, मेंबर्स ऑफ द फैमिली कहलाएंगे इन पे, ठीक है, क्योंकि वो उस पे क्या है, होली डिपेंडेंट है। बट डज नॉट इंक्लूड ए चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड हु इज नो लॉन्गर इन एनी वे डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट और ऑफ हुज कस्टडी द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ बीन डिप्राइव्ड बाय और अंडर एनी लॉ, ठीक है। तो जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो तो उसके मेंबर्स ऑफ द फैमिली कहलाएंगे, लेकिन मान लो वो किसी वजह से उससे अलग हो चुके हैं, ठीक है, तो वो क्या है, इसके फैमिली मेंबर नहीं कहलाएंगे, राइट। इजी है। 3 नंबर देखिए दोस्तों, एनी अदर पर्सन रिलेटेड वेदर बाय ब्लड, ठीक है, कोई और पर्सन दोस्तों फैमिली मेंबर कहलाएगा अगर उससे क्या ब्लड से रिलेटेड है, या मैरिज टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, जिसने क्या है गवर्नमेंट सर्वेंट ने शादी करी है, ठीक है, टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाइफ, ठीक है, या दोस्तों क्या है गवर्नमेंट सर्वेंट्स की क्या है दोस्तों वाइफ है, राइट। तो मेंबर्स ऑफ द फैमिली दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा उसके ऊपर जो होली डिपेंडेंट होंगे, उसकी पत्नी हुई, उसका पुत्र हुआ, उसकी पुत्री हुई, ठीक है, ये सारे प्रकार के लोग जो हैं क्या कहलाएंगे, उसके मेंबर्स ऑफ द फैमिली, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रूल नंबर 3 है जर्नल, ठीक है। तो रूल नंबर दोस्तों 2 अपनों ने पढ़ लिया, रूल नंबर 3 जो है वो है जनरल। तो देखिए दोस्तों रूल नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम्स मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। अब दोस्तों रूल नंबर 3 जो है इसके अंदर जो है बेसिक बातें जो है बताई गई है, क्योंकि कोई भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको किस टाइप से क्या है पालन करना है, किन नियमों का पालन करना है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे नियम बताए गए हैं, 1 बाय 1 क्या है इनको अपने डिस्कस करते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये नियम क्या हमें पता ही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास दोस्तों नॉलेज है, आपको नियमों का कानून को पता है, तो कोई भी क्या है आप पे अननेसेसरी क्या है दोस्तों प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता होगी तो क्या है आप अवेयर होकर काम करोगे, राइट। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर है एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम्स, कि गवर्नमेंट सर्वेंट को दोस्तों जब तक वो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है तो उसको किस प्रकार से बिहेव करना है, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि वो क्या इंटीग्रिटी उसको मेंटेन करनी है, मतलब ईमानदार रहना है, ठीक है। उसको दोस्तों अपने जो मोरल वैल्यूज़ जो हैं उनके उसके जो एथिक्स जो हैं उस पर क्या है उसको खरा उतरना है, राइट। कोई गड़बड़ नहीं करनी, करप्शन नहीं करना, ठीक है, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना। तो इंटीग्रिटी दोस्तों अपने आप में क्या है एक होल शब्द है, एक कंप्लीट शब्द है, मतलब अपने आप में आप संपूर्ण हो, कंप्लीट हो, तो आप क्या है इंटीग्रेट हो, राइट। दूसरा है दोस्तों मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी दोस्तों आपको अच्छे से निभानी है, राइट। डू नथिंग विच इज़ अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है जो क्या है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अनबिकमिंग हो। अनबिकमिंग का मतलब क्या है जो गलत हो, इनकरेक्ट हो, ठीक है, जो सुटेबल नहीं हो, ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है, ठीक है। अनबिकमिंग को दोस्तों आप ऐसे भी देख सकते हो कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, कोई गवर्नमेंट के रूल्स है, कोई गवर्नमेंट के और कोई नियम कानून है, उनकी पालना भी आपको क्या अच्छे से करनी है, ठीक है। 4 नंबर देखिए दोस्तों, कमिट हिमसेल्फ टू एंड अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ठीक है। अपने आप से दोस्तों आपको वादा करना है, कमिटमेंट करनी है कि आप संविधान को क्या है दोस्तों सबसे ऊपर रखोगे, सुप्रीमेसी मानोगे उसको, ठीक है। और दोस्तों जो लोकतंत्र की वैल्यू है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है उस पर भी क्या है आप खरे उतरोगे, और ऐसा आपको अपने आप से क्या है कमिटमेंट करनी है, ठीक है। 5 नंबर देखिए दोस्तों, डिफेंड एंड अपहोल्ड द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, ठीक है। इसको क्या है दोस्तों डिफेंड भी करना है, अपहोल्ड भी करना है। डिफेंड का मतलब क्या है, अगर कोई गलत बोले इंडिया के बारे में, देश के बारे में, कोई और नियम कानूनों के बारे में, तो आपको डिफेंड भी करना है, आपको उसको जवाब भी देना है, और दोस्तों आपको इसकी क्या है अपहोल्ड भी रखना है, ठीक है। इस चीज़ को मेंटेन भी करके रखना है, बनाए भी रखना है कि क्या चीज़ को, सोवरनिटी को, संप्रभुता को, ठीक है। संप्रभु राष्ट्र कौन होता है, संप्रभु देश कौन होता है जिस पे क्या है कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर का क्या है इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो कौन है दोस्तों, सोवरेन राष्ट्र है, राइट। तो ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे कि आपका देश के ऊपर क्या है कोई भी किसी भी प्रकार की दोस्तों प्रॉब्लम आए, ठीक है। ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है, ठीक है, वगैरह वगैरह। और मतलब हर तरीके से क्या है आपको अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सोवरेनिटी है दोस्तों, जो इंटीग्रिटी है इंडिया की, उसको बनाए रखना है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को, राइट। कोई पब्लिक ऑर्डर है, राइट, कोई भी दोस्तों मोरालिटी है, नैतिक कोई भी बात है, तो आपको डिसेंसी इसके अंदर बनाए रखनी है, राइट। 6 नंबर देखिए दोस्तों, मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड ऑनेस्टी, ठीक है। तो दोस्तों आपके एथिक्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, वो क्या है एथिकल स्टैंडर्ड्स आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार आपको होना चाहिए, राइट। 7 नंबर देखिए दोस्तों, मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या है पॉलिटिक्स के बारे में क्या है न्यूट्रल रहना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि आप तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट हो। आज भले ही सरकार किसकी हो, बीजेपी की हो, भले ही कांग्रेस की हो, भले आम आदमी पार्टी की हो, ठीक है, कोई कोई सी भी पार्टी की सरकार हो, आप तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही काम करने वाले हो। जो वो नियम बनाएगी, पार्लियामेंट नियम बनाएगी, ठीक है, तो आपके ऊपर वही लागू होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको तो 30-35-40 साल सर्विस करनी है। सरकारें तो 5-5 साल में बदलती रहती है। ठीक है, तो आपको किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रति क्या है, अपना मत नहीं बनाना कि ये अच्छी है, ये बुराई है, आपको इस पर बहस नहीं करनी है। ठीक है, आपको दोस्तों अपने मत जो है अपने तक ही रखने हैं इसको, ना कि किसी दूसरे के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करना है। राइट, तो इस चीज़ों को क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको न्यूट्रल रहना है, पॉलिटिक्स के बारे में न्यूट्रल रहना है। राइट, 8 नंबर देखिए दोस्तों, प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़। ठीक है, तो आपको दोस्तों जब भी आप ड्यूटी कर रहे हो ऑफिस के अंदर, तो आपको क्या चीज़ें प्रमोट करनी है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, आपको लोगों को बताना है कि सही से आप काम करिए। ठीक है, मैं भी सही से काम कर रहा हूँ, आपको भी सही से काम करना है, फेयर काम करना है, इम्पार्शियल होकर काम करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का दोस्तों बिना भेदभाव किए है क्या है, आपको अपनी ड्यूटीज़ जो क्या है उसको डिस्चार्ज करना है। ठीक है, और इस चीज़ को दोस्तों, इन प्रिंसिपल्स को आपको क्या है प्रमोट भी करना है। आप दोस्तों करोगे तो क्या है, आपको देख के और 4 लोग भी करेंगे। ठीक है, तो 8 नंबर कंप्लीट हुआ। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 2 नंबर है मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही। आप कोई भी काम करते हो तो दोस्तों आप उसके लिए अकाउंटेबल हो, जवाबदेही आपकी बनती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, आप कोई भी काम करो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी आप उल्टा सीधा काम करो। राइट, जो भी काम करो उसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और उस चीज़ के लिए आपकी क्या है, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। राइट, मेंटेन रेस्पॉन्सिवनेस टू द पब्लिक, पर्टिकुलर टू द वीकर सेक्शन। ठीक है, अगर दोस्तों आप पब्लिक सर्वेंट हो, ठीक है, अगर आप पब्लिक सर्वेंट हो, राइट, डीएडी के अंदर तो दोस्तों क्या है, जनरली जो सीजीडी डिपार्टमेंट है उसके अंदर क्या है, पब्लिक डीलिंग्स नहीं है। लेकिन दोस्तों और बहुत सारी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर सर्विसेज आती है जिसके अंदर क्या पब्लिक डीलिंग्स है। ठीक है, तो आपको दोस्तों जब भी आप पब्लिक को डील करते हो, ठीक है, तो आपको रेस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। पब्लिक कोई सवाल पूछती है तो आपको अच्छे से रेस्पॉन्स उसका देना है। ठीक है, और पर्टिकुलरली दोस्तों जो वीकर सेक्शन है, जो अभी इतने क्या है संपन्न नहीं हुए, उनके प्रति भी आपकी क्या है दोस्तों रेस्पॉन्सिवनेस उतनी ही होनी चाहिए जितने बाकी सभी लोगों के लिए है। ठीक है, 11 नंबर देखिए दोस्तों, मेंटेन कर्टेसी एंड गुड बिहेवियर विद द पब्लिक। ठीक है, तो आपको दोस्तों अच्छा व्यवहार रखना है, कर्टेसी बना के रखनी है। ठीक है, किसके साथ, पब्लिक के साथ, लोगों के साथ, जब भी आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हो। 12 नंबर देखिए दोस्तों, टेक डिसीजन सोलली इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, आपको कोई भी डिसीजंस लेना है तो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वो होना चाहिए। एंड यूज़ और कॉज टू पब्लिक रिसोर्सेज एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली। अगर दोस्तों आप कोई पब्लिक का रिसोर्स यूज़ कर रहे हो, पब्लिक फंड यूज़ कर रहे हो, तो उसको आपको एफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, और दोस्तों इकोनॉमिक तरीके से, मतलब कम से कम मितव्ययता से उस पैसे को खर्च करना है। ठीक है, पब्लिक के रिसोर्सेज को यूज़ करना है। ठीक है, आपको दोस्तों सरकारी गाड़ी मिली हुई है, सरकारी व्हीकल मिला हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप व्हीकल चला ही जा रहे हो, उसकी मेंटेनेंस ना हो टाइम पे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो भी रिसोर्सेज मिले, जो भी पब्लिक के रिसोर्सेज मिले, आपको उसको अच्छे से यूज़ करना है। ठीक है, 13 नंबर देखिए दोस्तों, डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू हिज पब्लिक ड्यूटीज़ एंड टेक स्टेप्स टू रिजोल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन ए वे दैट प्रोटेक्ट्स द पब्लिक इंटरेस्ट। तो दोस्तों 13 नंबर के अंदर क्या बोल रहा है, डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू हिज पब्लिक ड्यूटीज़। ठीक है, अगर आप दोस्तों पब्लिक ड्यूटीज़ कर रहे हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो इसके अंदर अगर आपके कोई प्राइवेटली कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप उसको पहले ही बता दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों टेक स्टेप्स टू रिजोल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन ए वे दैट प्रोटेक्ट्स द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अगर दोस्तों प्राइवेट और पब्लिक के बीच में कोई भी अगर किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट होता है तो आपको भी उसको क्या जल्द से जल्द उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर क्या है, पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसको आपको बचा के रखना है, जिसके अंदर पब्लिक को बेनिफिट हो रहा हो। ठीक है, तो जैसे दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसने मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो सड़कें बनानी है। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसका कोई ऑफिसर है, ठीक है, वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर आएगा, कंडक्ट रूल्स पे लगेंगे। ठीक है, इसने किसी थर्ड पर्सन से क्या है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और मान लो सड़कें बनाने का क्या था दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट था। अब दोस्तों सड़कें ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट अपर मोस्ट हो। ठीक है, आपके दोस्तों कोई प्राइवेट इंटरेस्ट है तो आप इसको डिक्लेयर करना है पहले ही आपको। ठीक है, आपको दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक की ड्यूटी है, उसको अपने के ध्यान में रखने क्या है, स्टेप्स लेने हैं आपको।
राइट, ताकि सड़क अच्छी से बनी रहे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों, उसको क्या है अच्छे से आपको बताना है, राइट। तो इस प्रकार के स्टेप्स आपको लेने हैं। 14 नंबर देखिए दोस्तों, नॉट प्लेस हिमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशंस टू एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस विच में इन्फ्लुएंस हिम इन द परफॉर्मेंस इज ऑफिशियल ड्यूटीज़, ठीक है। आपको दोस्तों किसी नॉट प्लेस हिमसेल्फ, आपको दोस्तों क्या है किसी अपने को ऐसे स्थान पे नहीं रखना अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशंस, ठीक है। या तो दोस्तों आपने पैसे के किसी के पैसे के अंडर काम नहीं करना अगर आपके ऊपर दबाव आ रहा है या कोई अदर कोई बाध्यता आ रही है, ठीक है, राइट, किसी इंडिविजुअल के ऊपर या और ऑर्गेनाइजेशंस पे। नॉट प्लेस हिमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन टू एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। या कोई इंडिविजुअल आप पे दबाव डाल रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन दबाव डाल रही है विच में इन्फ्लुएंस हिम इन द परफॉर्मेंस इज ऑफिशियल ड्यूटी, ठीक है। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हो तो आपकी जो ऑफिशियल ड्यूटी है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था, अगर आपके ऊपर क्या है दोस्तों फाइनेंशियल अगर किसी का दबाव है, ठीक है, किसी के पावर का दबाव है, तो क्या है आप ऑफिशियल ड्यूटी भी परफॉर्मेंस आप अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों कल अपनों ने पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे कि आप हैबिचुअल नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपके ऊपर दोस्तों कर्जा जो है आपके ऊपर दोस्तों इंसॉल्वेंट आप नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप वैसे होते हो तो आपकी मेंटल जो स्थिति है वो सही नहीं होगी, ठीक है, और आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। 15 नंबर देखिए दोस्तों, नॉट मिसयूज हिज पोजीशन एज सिविल सर्वेंट, ठीक है, अपनी पोजीशन का मिसयूज नहीं करना। एंड नॉट टेक डिसीजंस इन ऑर्डर टू डिराइव फाइनेंशियल और मटेरियल बेनिफिट्स फॉर हिमसेल्फ और हिज फैमिली और हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो अपने दोस्तों स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो सेम बातें हैं, कुछ ऐसी ही है कि आपको ऐसे डिसीजंस नहीं लेने, ठीक है। आपको दोस्तों ऐसी डिसीजंस पे नहीं आना, ठीक है, जिससे आपको पर्टिकुलरली खुद को बेनिफिट हो, आपके कोई फैमिली के मेम्बर को बेनिफिट हो या आपके कोई दोस्तों को बेनिफिट हो रहा हो, ठीक है। 15 नंबर समझ में आए, आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मेक चॉइसेस, टेक डिसीजंस एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन मेरिट अलोन, ठीक है। आपको चॉइसेस रखनी है, डिसीजंस लेने हैं, रिकमेंड करनी है बातों को, लेकिन दोस्तों जो सही हो, राइट, उसी को आपको ये चीज़ें करनी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक्ट विद फेयरनेस, सही से काम करो, करप्शन करके आपको काम नहीं करना। एंड इम्पार्शियलिटी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन, किसी के साथ दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ठीक है, किसी भी प्रकार का। पर्टिकुलरली द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। पर्टिकुलर दोस्तों बता दिया, जो गरीब है, पुअर है, या दोस्तों अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन जो है हमारे समाज के, उनके साथ आपको अच्छे से बिहेव करना है, इम्पार्शियल तरीके से बिहेव नहीं करना। Refrain from doing anything which is or may be contrary to the law, rules, regulations and established practices, ठीक है। आपको दोस्तों रिफ्रेन का मतलब क्या है, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब क्या है, दूर रहना है किन चीज़ों से, जो कि नियमों के खिलाफ हो, कानूनों के खिलाफ हो, रेगुलेशंस के खिलाफ हो, ठीक है, जो प्रैक्टिसेस चल रही है उनके खिलाफ हो, आपको ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मेंटेन डिसिप्लिन इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है, डिसिप्लिन बनाए रखना है दोस्तों, अनुशासन बनाए रखना है। एंड बी लाइबल टू इम्प्लीमेंट द लॉफुल ऑर्डर्स ड्यूली कम्युनिकेटेड टू हिम, ठीक है, जो भी लॉ दोस्तों आपको कम्युनिकेट किए जाएँ, ठीक है, वैधानिक रूप से, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आपकी पूरी लाइबिलिटी है। 20 नंबर देखिए दोस्तों, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इन द परफॉर्मेंस इज ऑफिशियल ड्यूटीज़, ठीक है। आपको दोस्तों गोपनीयता बना के रखनी है अपनी जो भी आप ड्यूटी करते हो, ऐसे नहीं है जगह जगह जाके बताना है कि मेरा ये काम है, ये काम है, ठीक है। एज रिक्वायर्ड बाय एनी लॉज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है, जो भी नियम आपको क्या है आपको अलाउ करता है वैसे ही आप इन्फॉर्मेशन क्या डिस्क्लोज कर सकते हो, वरना आपको कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच प्रीजुडिशली इफेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। आप दोस्तों मान लो डिफेंस के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों क्या है लोगों के साथ शेयर नहीं करनी, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करना, जिससे क्या है इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट पे क्या है असर पड़े, ठीक है। तो दोस्तों जनरली देखा होगा हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोगों के साथ डील करते हैं, ठीक है, तो हमें दोस्तों किसी को ये भी नहीं, अपनी जो भी काम का तरीका है, जरिया है, वो की भी क्या है हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसको पब्लिकली किसी को नहीं बताना है, ठीक है। 20 नंबर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, परफॉर्म एंड डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़ विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड डेडिकेशन टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, ठीक है। तो आपको दोस्तों ड्यूटी ऐसे करनी है जैसे आप प्रोफेशनल हो, ठीक है, ऐसे नहीं है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है या मुझे नहीं सीखना है, ठीक है। आपको दोस्तों एज ए जैसे प्रोफेशनल बंदा काम करता है उस तरीके से आपको अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है और आपको काम करना है, ठीक है। जब भी आप ड्यूटी अपनी परफॉर्म करोगे, जब भी आप कोई ड्यूटी अपनी डिस्चार्ज करोगे, राइट, तो आपको दोस्तों क्या है प्रोफेशनल तरीके से करना है। अगर आपको नहीं आता देन यू हैव टू लर्न,
राइट। आपको दोस्तों प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, बिना कोई नौसिखिया तरीके से दोस्तों काम उसको नहीं करना है। डेडिकेशन टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज़, जितनी आपकी दोस्तों एबिलिटी है उसका बेस्ट तरीके से आपको क्या डेडिकेट होकर कोई भी अगर आपको कोई काम अलॉट करा जाए तो उसको आपको करना है। ठीक है। इसका 2 नंबर पॉइंट देखिए दोस्तों, 1 नंबर में क्या लिखा है, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग ए सुपरवाइजरी पोस्ट शैल टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स to ensure the integrity and devotion to duty of all government servants for the time being under his control and authority। ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों कोई सुपरवाइजरी पोस्ट रख रहा है, ठीक है, मान लो वो सुपरवाइजर है, राइट, उसको क्या ध्यान रखना है पूरे स्टाफ का। मान लो दोस्तों मैं डब्ल्यू का ही एग्जांपल ले लूँ या एओ का या किसी का भी एग्जांपल ले लूँ, तो उसके नीचे दोस्तों क्या है 10 12 15 20 लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग ए सुपरवाइजरी पोस्ट, जिसकी दोस्तों क्या है सुपरवाइजरी पोस्ट है, उसको सारे स्टेप लेने हैं, ठीक है, जितने वो ले सके। और दोस्तों ये सुनिश्चित करना है कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट उसके काम कर रहे हैं, उसके साथ में उसके कोलीग्स हैं, उसके नीचे काम कर रहे हैं, वो दोस्तों ड्यूटी के प्रति वो इंटीग्रेट है और उनका क्या पूरा डिवोशन है ड्यूटी के प्रति। ठीक है। ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द टाइम बिंग अंडर हिज कंट्रोल एंड अथॉरिटी, जो भी उसके कंट्रोल में है, जो उसकी अथॉरिटी में है। ठीक है। सारे लोगों को दोस्तों काम करने का तरीका क्या है दोस्तों अच्छे से होना चाहिए और ड्यूटी के प्रति वो क्या है डिवोट होने चाहिए। ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों, सरकारी कर्मचारी अपने सरकारी कर्तव्यों के पालन में और उसे की गई शक्तियों का प्रयोग करने में अपने सर्वोत्तम विवेक व बुद्धि से कार्य करेगा। ठीक है। तो सरकारी कर्मचारी दोस्तों क्या है, जो भी अपने कर्तव्यों का जो भी उनको ड्यूटीज़ मिली हुई है उसको पालन करेगा। ठीक है। और उसको जो भी शक्तियाँ दी गई है उसको प्रयोग करने में अपने सर्वोत्तम, ठीक है, जो मैक्सिमम दोस्तों उसका विवेक काम करता है, उसकी बुद्धि काम करती है, उसका माइंड काम करता है, इसमें उसको यूज़ करना है। ठीक है। तीसरा देखिए दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर शैल ऑर्डिनरली बी इन राइटिंग। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, डायरेक्शन ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर शैल ऑर्डिनरली बी इन राइटिंग। ठीक है। तो दोस्तों कोई भी ऑफिशियल आपको सुपीरियर जो क्या है अगर कोई भी डायरेक्शन दे तो आपको दोस्तों क्या है वो क्या है आपको सामान्यतः राइटिंग में देता है। ठीक है। उसको लिख के देना है। राइट। एक सेकेंड। तो फिर देखिए दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर शैल ऑर्डिनरली बी इन राइटिंग। ठीक है। तो उसको क्या है दोस्तों लिख के देना है। ओरल डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट शैल बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। ठीक है। ओरल डायरेक्शन तो है दोस्तों सबऑर्डिनेट्स को जितना हो सके इससे क्या है बचना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके आप दोस्तों उसको रिटर्न में लिख के दो और अपने इनिशियल डेट वगैरह डाल के दो। राइट। वेयर द इश्यू ऑफ ओरल डायरेक्शन बिकम्स अनअवॉइडेबल द ऑफिशियल सुपीरियर शैल कन्फर्म इट विद इन राइटिंग इमीडिएटली देयर आफ्टर। ठीक है। मान लो दोस्तों किसी ने ओरल डायरेक्शन दे दिया, ठीक है, लेकिन किसी ने काम नहीं किया, मान लो सबऑर्डिनेट थे। ठीक है। तो दोस्तों जो ऑफिशियल होगा सुपीरियर होगा वो क्या करेगा, जो ओरल डायरेक्शन दी है उसको रिटर्न में लिख के दे देगा ताकि काम दोस्तों हो पाए। राइट। 3 नंबर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चार नंबर क्या दिया गया है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ रिसीव्ड ओरल डायरेक्शन। ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है दोस्तों उसको ओरल डायरेक्शन दे दिया, ठीक है, फ्रॉम हिज ऑफिशियल सुपीरियर ने दे दिया, शैल सीक कन्फर्मेशन ऑफ द सेम इन राइटिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है। दोस्तों क्या है वो कन्फर्मेशन लेगा उसकी कि हाँ आपने सही में बोला है या नहीं, किसके अंदर, राइटिंग के अंदर। ठीक है। कोई दोस्तों ऑफिशियल सुपीरियर था, उसने क्या है जो उसके कंट्रोल में है, जो उसके अथॉरिटी में है कोई भी पर्सन, उसको ओरली बोल दिया कि ये काम कर ले भैया। ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है इसको वो चीज़ क्या है रिटर्न में भी क्या है लेनी है। ठीक है। A government servant who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing as early as possible। ठीक है। राइटिंग के अंदर उसको लेना है। Whereupon it shall be the duty of the official superior to confirm the direction in writing। ठीक है। और दोस्तों ये ड्यूटी भी बन जाती है अगर कोई बोल दे कि मुझे रिटर्न में चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है ऑफिशियल सुपीरियर होगा वो आपको मना कर देगा, उसकी भी ड्यूटी है दोस्तों। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर टू कन्फर्म द डायरेक्शन इन राइटिंग। ठीक है। ताकि उसको क्या है उसको राइटिंग में डायरेक्शन दे। राइट। एक्सप्लेनेशन दोस्तों देखिए जो रूल नंबर 2 अपनों ने पढ़ा था, क्लॉज नंबर जो 2 पढ़ा था, मेंटेन डिवोशन टू द ड्यूटी, इसके अंदर दोस्तों एक्सप्लेन किया गया है कि आप इसका मतलब क्या है। ठीक है। आपको ड्यूटी के प्रति डिवोट रहना है, इसका क्या मतलब है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैबिचुअली फेल्स टू परफॉर्म द टास्क असाइंड टू हिम विद इन द टाइम सेट फॉर द पर्पस। ठीक है। तो दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो क्या है दोस्तों आदतन उसका क्या काम है, हैबिचुअली फेल्स। ठीक है। आदतन दोस्तों उसकी क्या है, क्या आदत है कि जो भी उसको टास्क असाइन करो उसको करने में फेल हो जाता है।
ठीक है। जितना भी टाइम इसको दिया जाता है, ठीक है, जिस पर्पज़ के लिए जो भी काम दिया जाता है वो क्या है दोस्तों, हैबिचुअली है, हैबिट है उसको, ठीक है, आदत है कि वो उसको काम को नहीं करना है, राइट। वो दोस्तों काम करने में फेल हो जाता है जिस टाइम लिमिट के अंदर उसको काम दिया जाता है। एंड विद द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, ठीक है, जिस क्वालिटी से उससे उम्मीद करी जाती है कि वो कोई काम करेगा, ठीक है। मान लो दोस्तों कोई भी लेटर बनाना है, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो किसी एक पर्टिकुलर एक्स बंदे को क्या है दोस्तों वो काम दे दिया, राइट। अब दोस्तों इसको काम दिया तो इसको तो आदत है कि वो काम नहीं करेगा ये, राइट। कोई भी इसको काम दे दिया तो मान लो इसको बोल दिया कि तेरे को 2 दिन में काम ये करना है, ठीक है, 2 दिन में इसने काम नहीं किया और दोस्तों काम कर भी दिया तो गलत कर दिया। तो जो क्वालिटी दोस्तों किसी से एक्सपेक्ट की जाती है, ठीक है, तो वो डिवोट होकर काम करे ड्यूटी से, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर ऐसी चीज़ें वो नहीं करता, शैल बी डीम्ड टू बी लैकिंग इन डिवोशन टू द ड्यूटी विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 2, ठीक है। तो दोस्तों उसके ऊपर कैसिशियस कंडक्ट रूल्स जो 2 नंबर है उसको तोड़ा माना जाएगा कि वो ड्यूटी के प्रति डिवोट नहीं है, ठीक है, कि उसको लैकिंग ऑफ डिवोशन है ड्यूटी के प्रति, राइट। तो उस पर दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो हैं इस प्रकार के लिए जा सकते हैं, राइट। तो 2 प्रकार के दोस्तों एक्शन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और दोस्तों क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शन, राइट। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो होते हैं वो बहुत सिंपल से होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे होते हैं, वार्निंग वगैरह दे देते हैं, राइट। डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर दोस्तों आपकी मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी आती है, राइट। जो अगर आप कोई दोस्तों गलत काम करते हो तो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है आप पे करी जा सकती है, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों रूल नंबर 3A। इसी के दोस्तों रूल नंबर 3 के अंदर 3A 3B 3C है, ठीक है। प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी, प्रॉम्प्टनेस का मतलब है तत्परता, कर्टेसी का मतलब है शिष्टाचार। तो ऑफिशियल ड्यूटी करते टाइम दोस्तों आपको क्या करना है, प्रॉम्प्टनेस रखनी है और कर्टेसी भी रखनी है, राइट। जो भी दोस्तों आपको काम मिलता है आपको उसको तत्परता से करना है, ठीक है, कर्टेसी से करना है। जनता से एवं अपने सरकारी कार्य व्यवहार में कोई विलंबकारी युक्ति नहीं अपनाएगा, न ही कर्मचारी को दिए गए कार्य में जानबूझकर देरी करेगा, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो कोई इंडिविजुअल पब्लिक डीलिंग कर रहा है या कोई अपने कोई गवर्नमेंट का कोई भी वर्क कर रहा है, ठीक है, या कोई सरकारी कार्य में दोस्तों उसका व्यवहार जो है कोई विलंबकारी युक्ति नहीं अपनाएगा। विलंबकारी का मतलब काम को पोस्टपोन करना। आज मेरे पास काम आया मान लो, ठीक है, उसको मैं 10 दिन तक रखे रखा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी, मुझे तत्परता से काम करना है, काम आया उसको फटाफट निपटा के ख़त्म करो, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, शीर्ष कंडक्ट रूल्स के रूल नंबर 3A के अंदर ये बात बोली गई है। न ही सर कर्मचारी को जानबूझकर देरी करनी है, ठीक है। आपके पास दोस्तों कोई काम आया, आपने उसको 10 दिन तक रखा, ठीक है, वैसे आप फ्री बैठे हो, राइट, तो ये काम भी आपको नहीं करना है। रूल 3 भी है दोस्तों, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट एज शेल एट ऑल टाइम्स, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है दोस्तों, पूरे दिन उसको क्या है, हमेशा क्या है दोस्तों, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग एज ऑफ मैरिज, ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट है दोस्तों, उसको क्या है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, जैसे शादी के लिए जो बनी है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण संरक्षण के लिए दोस्तों बहुत से नियम कानून बने हैं, ठीक है, पेड़ नहीं काटने आपको। एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, दोस्तों वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में है। एंड कल्चरल हेरिटेज, जो भी दोस्तों आपकी सांस्कृतिक विरासत है, पुरानी संस्कृति ने जो आपको दी है, ठीक, इनको दोस्तों क्या है आपको संभाल के रखना है, राइट। इनके रिगार्डिंग दोस्तों जो भी आपको पॉलिसीज़ मिलती है, उनके बारे में आपको क्या है अवेयर रहना है, सभी पॉलिसीज़ के बारे में, ठीक है। ऑब्जर्व द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, वुमेन के अगेंस्ट दोस्तों कोई भी क्राइम होता है तो ऐसी पॉलिसीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 3C देखिए दोस्तों, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, ठीक है। तो दोस्तों कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ भी क्या है दोस्तों लैंगिक उत्पीड़न जो है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, उसकी मनाही है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों अपनों ने पूरा एक्ट पढ़ लिया, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013, ठीक है। तो सेम बात दोस्तों उसकी इसके अंदर बताई गई है। उसके अंदर अपनों ने पढ़ा था वर्क प्लेस क्या होता है, ठीक है, ड्वेलिंग प्लेस क्या है, ठीक है, पीड़ित महिला कौन है, ठीक है, एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉय कौन है, ठीक है, कमेटीज़ का गठन होता है, ठीक है। तो ये सारी तमाम तरीके की बातें दोस्तों सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन जो हमने प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 पढ़ा है उसके अंदर अपनों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इंडल्ज इन एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एनी वुमेन एट एनी वर्क प्लेस, ठीक है।
तो किसी भी वर्क प्लेस में किसी भी वुमन के साथ क्या है सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कर सकता। ठीक है, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन चार्ज ऑफ ए वर्क प्लेस शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट टू एनी वुमन एट सच वर्क प्लेस। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप कोई भी ऑफिस के क्या है इंचार्ज हो, ठीक है, तो आपको दोस्तों वहाँ पे अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने हैं। ऐसा आपको इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट करना है कि इस प्रकार की दोस्तों क्या है घटनाएं वहाँ पे ना हो। राइट, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। यस और नो। तो ये हुआ दोस्तों रूल नंबर 3 तक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों रूल नंबर 4 से लेके अपने सो ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप अप करता हूँ। ठीक है, और दोस्तों ये क्या पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, इसमें अपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसमें दोस्तों टाइम जो अपने लगाएंगे अपने क्वेश्चन जो करेंगे उस पर। ठीक है, ये थ्योरेटिकल बातें हैं, इससे सवाल दोस्तों कैसे पूछे जाएंगे बीच में आपको बताता भी रहूँगा। और प्रीवियस ईयर के दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है वो भी अपने अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर रैप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो अपने सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के बारे में चर्चा कर रहे थे। राइट, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील जो रूल है वो 1965 के अंदर आए। जो कंडक्ट रूल है दोस्तों वो 1964 के अंदर आए। ठीक है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। एक है दोस्तों सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल जो है 1965 के अंदर आए। राइट, दोनों का डिफरेंस क्या है दोस्तों? फर्स्ट जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो था आपने उसमें पढ़ लिया था। ठीक है, बेसिक जो डिफरेंस है उसके अंदर दोस्तों अपनों ने सारी बातें डिस्कस करी थी। सस्पेंशन क्या होता है, राइट। उसके बाद दोस्तों रूल नंबर 1 से लेके 3 तक अपनों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा। आज अपने दोस्तों 4 से लेके 100 ऑन आगे डिस्कस करेंगे। राइट, तो देखिए दोस्तों रूल नंबर 4 क्या बोलता है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन कंपनीज और फर्म्स। ठीक है, अगर आप दोस्तों इतना भी देख लोगे, इतना भी ये लाइन भी पढ़ ली तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस पैरा के अंदर क्या लिखा हो सकता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट है दोस्तों, सरकारी नौकर है, उसके कोई नियर रिलेटिव्स हैं। ठीक है, आपके दोस्तों कोई भी नियर रिलेटिव्स है तो आपको उनको जो क्या है अपना इन्फ्लुएंस लगा के, अपना कोई जुगाड़ लगा के कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म के अंदर उनको क्या है जॉब लगवा सकते हो। ठीक है, जॉब लगवा देते हो। तो ये चीज़ भी क्या है सीसीएस कंडक्ट रूल के खिलाफ है। आप अपना इन्फ्लुएंस क्या है ऐसे चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेम बातें इसके अंदर बोली गई है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल यूज़ हिज पोजिशन और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी कंपनी और फर्म। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों ऐसा नहीं कर सकता अपनी पोजीशन का यूज़ करके, अपना दोस्तों इन्फ्लुएंस का यूज़ करके। ठीक है, डायरेक्टली रूप से या इनडायरेक्टली रूप से, राइट, सिक्योर कर सकता है एम्प्लॉयमेंट किसकी, उसके फैमिली मेम्बर की, उसके रिलेटिव्स की, इन एनी कंपनी और फर्म। ठीक है, कोई भी कंपनी या फर्म के अंदर। राइट, 2 नंबर में देखिए दोस्तों 2 नंबर के अंदर सब पोर्शन ए कितना है? नो ग्रुप ए ऑफिसर शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी ग्रुप ए ऑफिसर जो है एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की सैंक्शन के बिना। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की सैंक्शन ले ली तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट की सैंक्शन के बिना वो अपने पुत्र या पुत्री या कोई अदर डिपेंडेंट जो उसका है टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट इन एनी कंपनी और फर्म विद विच ही हैज़ ऑफिशियल डीलिंग्स। ठीक है, कोई भी दोस्तों ग्रुप ए ऑफिसर है, उसकी कोई एक्स कंपनी के साथ क्या है सरकारी उसकी क्या है ऑफिशियल डीलिंग्स है। राइट, तो इसके अंदर एक बोलता है कि या तो इसकी पत्नी होगी मान लो, या इसके बच्चे हो गए सी और डी। राइट, तो ये बोलता है कि इन तीनों में से किसी को भी जुगाड़ लगा के इस एक्स कंपनी के अंदर क्या है नौकरी दिलवा दे अपने इन्फ्लुएंस से। ठीक है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। अगर ऐसा करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसको सैंक्शन चाहिए। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स। और फर्म हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स विद द गवर्नमेंट। ठीक है, पहले तो बोल दिया कि ग्रुप ए सर्वेंट जो है वो किसी एक्स कंपनी के साथ ऑफिशियल डीलिंग करता है। ठीक है, दूसरा बोल दिया दोस्तों कोई फर्म है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ भी डील करती है। ठीक है, तो दोस्तों जो ग्रुप ए सर्विस होगी उसकी, ठीक है, जो सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी जानकारी तो रहती ही है। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई अपनी ऑफिशियल प्रेशर से, अपने पद के प्रभाव से क्या है वो किसी भी कंपनी या उसके अंदर उसको अपने रिलेटिव को नहीं लगा सकता, मेंबर ऑफ द फैमिली को नहीं लगा सकता। ठीक है, वेयर द एक्सेप्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट अवेट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट और इट्स अदरवाइज कंसिडर्ड अर्जेंट। अगर दोस्तों कोई भी एम्प्लॉयमेंट है मान लो किसी के रिलेटिव का, फैमिली मेम्बर का, अगर उसको दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करनी है और वो अर्जेंट है, ठीक है,
और आप क्या है जो गवर्नमेंट की परमिशन आएगी उसको अवेट नहीं कर सकते, उसका इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, द मैटर शैल बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट, वो मैटर तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। द एम्प्लॉयमेंट में बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक बार दोस्तों क्या है इसको नौकरी में लगा दिया, बाद में गवर्नमेंट की सैंक्शन आती रहेगी। ठीक है, और गवर्नमेंट ने सैंक्शन दी तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने सैंक्शन नहीं दी तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, 2 नंबर देखिए दोस्तों, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एज सुन एज ही बिकम्स aware of the acceptance by a member of his family of an employment in any company or firm। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों जब भी उसको पता लगता है, वो अवेयर हो जाता है कि उसके कोई भी फैमिली मेम्बर्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी कंपनी या फर्म के अंदर, तो क्या करेगा, इंटीमेट सच एक्सेप्टेंस टू द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ठीक है, तो वो दोस्तों क्या है अपने जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उसको इंटीमेट करेगा, एंड शैल ऑल्सो इंटीमेट वेदर ही हैज़ और हैज़ हैड एनी ऑफिशियल डीलिंग्स विद दैट कंपनी और फर्म। ठीक है, तो दोस्तों वो क्या है, जो ऑफिशियल डीलिंग्स जो जिस कंपनी में वो करता है तो उसको उसके बारे में भी क्या है उसको बताना पड़ेगा। मान लो कोई ग्रुप ए सर्वेंट था या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी एक्स कंपनी के साथ क्या ऑफिशियल डीलिंग्स है। ठीक है, तो इसका जो कोई भी फैमिली मेम्बर है, मान लो बी इसकी पत्नी थी, ठीक है, वो ही इसी एक्स के अंदर लग गई मान लो, ठीक है, बिना इसकी इन्फ्लुएंस के, राइट, खुद की मेहनत से वगैरह वगैरह जो भी इससे क्वालिफिकेशन से। ठीक है, तो अब ए को क्या करना है, पहले तो अपने सुपीरियर को बताना है कि भैया मेरी पत्नी जो है वो इस फर्म के अंदर, इस कंपनी के अंदर क्या जॉब उसको लगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये, अगर दोस्तों ए की इसके साथ डीलिंग थी या नहीं थी, वैध जो भी केस था, अगर डीलिंग होगी तो इसको भी बताना पड़ेगा कि मैं भी इस कंपनी से ऑफिशियल डील करता हूँ, इस कंपनी या फर्म से। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो सच इंटीमेशन शैल बी नेसेसरी इन द केस ऑफ ए ग्रुप ऑफिसर इफ ही हैज़ ऑलरेडी ऑब्टेन्ड द सैंक्शन ऑफ और सेंट ए रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे काम अगर उस गवर्नमेंट ग्रुप ए सर्विस वाले बंदे को नहीं करने, अगर उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहले ही सैंक्शन ले ली है कि भैया मेरे जो फैमिली मेम्बर है ये फला फैमिली मेम्बर जो है इस कंपनी के अंदर काम करेगा, जैसा कि यहाँ बताया गया था। ठीक है, तो उस केस के अंदर ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल बातें हैं दोस्तों, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जब वो ऑफिशियल ड्यूटीज़ कर रहा होता है, डील विद एनी मैटर और गिव सैंक्शन टू एनी कॉन्ट्रैक्ट टू एनी कंपनी और फर्म और एनी अदर पर्सन इफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज एम्प्लॉयड इन दैट कंपनी और फर्म अंडर दैट पर्सन। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कोई भी किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी कंपनी से, फर्म से या किसी भी पर्सन से, अगर उसका कोई भी फैमिली मेम्बर जो है इन तीनों से क्या है वो जुड़ा हुआ हो या इनके नीचे काम करता हुआ हो या उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई मैटर हो तो ऑफिशियल सुपीरियर को दोस्तों इंटीमेट करना पड़ेगा, एंड द मैटर और कॉन्ट्रैक्ट शैल देयर आफ्टर बी डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अथॉरिटी टू हुम द रेफरेंस इज मेड। ठीक है, तो दोस्तों फाइनल जवाब जब जिस अथॉरिटी को आपने रेफ़र किया था क्वेश्चन, जवाब जब तक नहीं आता, ठीक है, या वो उसका जो भी जवाब आता है उसके अकॉर्डिंग क्या है वो डील होगी। ठीक है, तो एक चीज़ दोस्तों आपको याद करवा दूं, ये जो रूल नंबर 4 है, कोई किसी के मन में ये सवाल आ सकता है सर क्लोज रिलेटिव्स कौन होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट के, भले ही अपनों ने डेफिनेशन पढ़ ली रूल नंबर 2 के अंदर, लेकिन डाउट रह जाए कि सर क्लोज रिलेटिव कौन है, मेरे फैमिली मेम्बर कौन कौन है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात आपको याद करवा दूं, जब आप रिक्रूट हुए थे, ठीक है, जब आपका दोस्तों रिक्रूटमेंट हुआ था तो डिपार्टमेंट में आने के बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ती है। ठीक है, और दोस्तों उससे पहले भी ऑप्शन फॉर्म्स वगैरह भेजने पड़ते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उसके अंदर दोस्तों एक कॉलम ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके क्लोज रिलेटिव या फैमिली मेम्बर के बारे में डिटेल्स दें। ठीक है, तो उसके अंदर दोस्तों आपके माता पिता, ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो आपकी पत्नी, अगर आप शादी मैरिड हो, पत्नी भी हो और दोस्तों बच्चे भी हों तो उनकी डिटेल, ठीक है, आपकी दोस्तों सिस्टर की डिटेल, ठीक है, भाई बहनों अदर की डिटेल, ठीक है, तो वो पूरी डिटेल भर के हमें देनी पड़ती है, राइट। तो वहाँ से दोस्तों वो हमारी सर्विस बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो वहाँ से क्या है ये चीज़ें चेक भी करी जाती है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी कंपनी या फर्म से, राइट, तो अगर आपका दोस्तों आपकी सर्विस बुक में वो डॉक्यूमेंट है और आपका मान लो क्लोज रिलेटिव उसमें कोई हायर पोजीशन पे है, ठीक है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड वाइल डूइंग ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये 4 नंबर दोस्तों ये कंप्लीट हुआ। आगे देखिए रूल नंबर 5 क्या है, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। ठीक है, अब इतना बोल के भी दोस्तों हमें समझ आ सकता है
कि पॉलिटिक्स है, इलेक्शंस है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं दोस्तों, हमें तो सरकार का काम करना है, ठीक है। सरकार के दोस्तों सबऑर्डिनेट में काम करना है, सरकार के दोस्तों अंडर में काम करना है, राइट। तो हमें तो दोस्तों सरकार बनानी थोड़ी है, हमारा मत का अधिकार है, वोट का अधिकार है। हालांकि तो हमारा कोई दोस्तों पॉलिटिक्स में कोई एक्टिवली पार्टिसिपेशन थोड़ी होगा, ठीक है। तो यही बात इसके अंदर बोली गई है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ए मेंबर ऑफ और बी अदरवाइज एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों किसी भी प्रकार से शैल बी ए मेंबर, या तो मेंबर या कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएशन, ठीक है, वो नहीं रखेगा। नो गवर्नमेंट सर्वेंट नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, यहाँ पे भी नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। विच टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स नॉर शैल बी टेक पार्ट इन, ठीक है। तो वो दोस्तों ना तो किसी पॉलिटिक्स के अंदर पार्ट लेगा, राइट। दोबारा देखिए दोस्तों, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंबर ऑफ और बी otherwise associated with any political party or any organization which takes part in politics, right, nor shall he take part in, ठीक है। उसका दोस्तों हिस्सा भी नहीं बनेगा, राइट, और दोस्तों उसके अंदर क्या है, उसका मेंबर भी नहीं बनेगा, ठीक है। सब्सक्राइबिंग इन एड ऑफ, ठीक है, ना उनको दोस्तों कोई प्रकार की सहायता देगा, किसी प्रकार का चंदा देगा, राइट। ऐड का मतलब कि यहाँ पे क्या चंदे से है। और असिस्ट इन एनी अदर मैनर एनी पॉलिटिकल मूवमेंट और एक्टिविटी, ठीक है। कुल मिला के बात ये दोस्तों, पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। चुनाव हो रहे हो, आपकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, वो बात अलग है, लेकिन बाकी टाइम पे आपको क्या है, कोई चुनाव के अंदर सपोर्ट नहीं करना, कोई नारेबाजी नहीं करनी, कोई झंडे नहीं उठाने, ठीक है। तो इस प्रकार की बात इसके अंदर बोली गई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक नंबर में बोल दिया कि भैया खुद को पार्ट नहीं लेना है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेशन उसका नहीं होना चाहिए। दूसरे में बोल रहा दोस्तों, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट टू एंडेवर टू प्रिवेंट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सब्सक्राइबिंग इन एड ऑफ और असिस्टिंग इन एनी मैनर एनी मूवमेंट और एक्टिविटी सबवर्सिव ऑफ द गवर्नमेंट एज बाई लॉ एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो पहले में तो बोल दिया खुद को दूर रहना है, दूसरे में बोल रहा है कि कोई उसका फैमिली मेंबर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट का, वो कोई चंदा दे रहा है या कोई असिस्ट कर रहा है कोई भी मूवमेंट में, कोई भी एक्टिविटी में, ठीक है, जो गवर्नमेंट के दोस्तों गवर्नमेंट के जो लॉ एस्टेब्लिश्ड है उनके दोस्तों विपरीत हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों का भी इसको क्या है ध्यान रखना है, खुद भी पार्टिसिपेट नहीं करना, उसके अपने फैमिली मेंबर को भी बोलना है कि किसी प्रकार की ऐसी मूवमेंट में वो भाग ना ले, ठीक है। वेर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज अनेबल टू प्रिवेंट ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन और सब्सक्राइबिंग इन एड ऑफ और असिस्टिंग इन एनी अदर मेंबर ही शैल मेक ए रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट है, मान लो एक्स, इसका कोई फैमिली मेंबर है वाई, राइट। ये तो पहले तो इसने बोल दिया कि भैया तू मत कर ऐसा काम, ठीक है, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, तू इसमें पॉलिटिक्स वगैरह में चंदा वंदा मत दे, भाग मत ले, ठीक है। अगर ये मान जाता तो ठीक है, अगर वो नहीं मानता तो दोस्तों आप इसकी रिपोर्ट जो क्या है वो गवर्नमेंट को दे दो कि भैया मैं तो मेरा फैमिली मेम्बर है, ये मेरे कंट्रोल में है नहीं, ठीक है, कल को कोई पंगा हो तो मैं आपको पहले इंटीमेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर बोल दी, ठीक है, सिंपल है। 3 नंबर देखिए दोस्तों, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज whether a party is a political party or whether any organization takes part in politics, the decision of the government shall be final, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनेशन में, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए पार्टी इज ए पॉलिटिकल पार्टी और वेदर एनी ऑर्गेनाइजेशन टेक्स पार्ट इन पॉलिटिक्स, द डिसीजन हु डिसाइड्स दिस, ठीक है, ऐसे बोल दे, या डिसीजन ऑफ विच अथॉरिटी इज़ फाइनल, दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कोई पार्टी काम कर रही है वो पॉलिटिकल है नहीं, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। मान लो कोई ए पार्टी दोस्तों चुनाव लड़ रही है, ठीक है, कोई एक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई दोस्तों मान लो इधर वाई कोई पर्सन है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, ये तो दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, राइट। लेकिन दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चुनाव में भाग लेती है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली दोस्तों आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, ये इसको सपोर्ट कर रही है, तो इनडायरेक्टली आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, तो यही बात इसके अंदर बोली गई है, ठीक है। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं, या उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है नहीं, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है तो, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 4 नंबर में क्या बोला गया है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल कैनवास और अदरवाइज इंटरफेयर विद और यूज हिज इन्फ्लुएंस इन कनेक्शन विद और टेक पार्ट इन एन इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटी, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी सरकारी नौकर जो है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो कैनवास नहीं कर सकता, इधर उधर नहीं घूम सकता,
ठीक है, और अदरवाइज इंटरफेयर विद और यूज हिज इन्फ्लुएंस इन कनेक्शन विद और टेक पार्ट इन इलेक्शन और टू एनी लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटी। किसी भी दोस्तों लेजिस्लेचर विधानसभा के चुनाव हो, कोई लोकल अथॉरिटी के चुनाव हो, वहाँ पे आप ऐसे नहीं घूम सकते, उनकी रैलियों में नहीं जा सकते। ठीक है, आप दोस्तों उनके कामों में इंटरफेयर नहीं कर सकते या आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के दोस्तों चुनावों से आपको दूर रहना है। लेकिन कुछ शर्तें दी गई है दोस्तों, चुनावों में आप कब जा सकते हो, क्या कर सकते हो, उसमें कुछ छूट प्रदान की गई है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट क्वालिफाइड टू वोट एट सच इलेक्शन में एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट। ठीक है दोस्तों, आप क्वालिफाइड हो वोट करने के लिए, ठीक है, तो आप तो वोट तो करोगे ही, एकदम सही बात। बट वेयर ही डज सो ही शैल गिव नो इंडिकेशन ऑफ द मैनर इन विच ही प्रपोजेज टू वोट और हैज़ वोटेड। ठीक है, आपने वोट डाल दिया दोस्तों, तो आपको क्या है, चुपचाप बैठ जाना है। ऐसे नहीं है कि बोलते फिरना कि मैंने इस फला पार्टी को वोट दिया है। आपके दोस्तों वोट से, आपके वोट देने से कोई भी वहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जो है, एक पर्सन भी क्या है, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आपको कोई सी प्रकार का इंडिकेशन ऐसा नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट है। ठीक है, आप मान लो कोई भी पर पर्सन है जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, 5-7 लोग वहाँ पे वोट दे रहे हैं, आप उनको बोल दो कि मैंने तो फला पार्टी वोट दिया है, तो वो बोल देंगे कि हाँ ये बंदा समझदार है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसने इसको वोट दिया, तो हम भी इन्फ्लुएंस होकर उसी को वोट दे दें। ठीक है, तो दैट वुड बी रॉन्ग। 2 नंबर देखिए दोस्तों, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव contravened the provisions of this sub-rule by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force। ठीक है, तो दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट को ऐसे ही shall not be deemed to have contravened the provisions of this sub-rule। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को दोस्तों इस बिहाफ पे ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसने गवर्नमेंट के नियम तोड़ दिए, ठीक है, लॉ तोड़ दिए। किस बिहाफ पे, कि ओनली दैट ही असिस्ट इन द कंडक्ट ऑफ एन इलेक्शन, कि उसने क्या है दोस्तों, इलेक्शन को करवाने में सहायता प्रदान करी है। ठीक है, तो अगर कोई दोस्तों आप चुनाव करवाते हो, चुनाव के अंदर सहायता करवाते हो, ठीक है, आपने देखा होगा दोस्तों जनरली ड्यूटीज़ लगती है लोगों की चुनाव में। ठीक है, तो वो चुनाव वहाँ पे करवाते हैं, स्थानीय निकाय हो या कोई और चुनाव हो। तो इसके अंदर उसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्या है दोस्तों इस नियम का पालन नहीं किया, कंडक्ट रूल का, वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर ये बोला हुआ एक्सप्लेनेशन, द डिस्प्ले बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हिज पर्सन, व्हीकल और रेजिडेंस ऑफ एनी इलेक्टोरल सिंबल शैल अमाउंट टू यूजिंग हिज इन्फ्लुएंस इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सब रूल। ठीक है, अगर दोस्तों आप किसी भी प्रकार का डिस्प्ले, किसी प्रकार का झंडा अपने खुद के ऊपर, अपने वाहन के ऊपर, अपने घर के ऊपर दोस्तों अगर आप पोस्टर वगैरह लगवाते हो, ठीक है, किसका इलेक्टोरल सिंबल लगाते हो, तो आपको ये माना जाएगा, इस कंडक्ट रूल का दोस्तों अवहेलना मानी जाएगी। ठीक है, और ऐसा माना जाएगा कि आपने इन्फ्लुएंस किया है पब्लिक को इलेक्शन में इस पर्टिकुलर पर्सन को वोट देने के लिए। ठीक है, तो ये बातें दोस्तों समझ में आई, इजी बातें दोस्तों, खुद को पार्ट नहीं लेना, फैमिली को पार्ट नहीं दिलवाना। ठीक है, अपना को इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं करना। शर्तें कुछ थी, चुनाव में जाओ, वोट दे के वापस आ जाओ। ठीक है, चुनाव में ड्यूटी लगी है, ठीक है, तो भी आप क्या इस रूल से एग्जेम्प्ट हो, आपने कंडक्ट रूल नहीं तोड़ा है। ठीक है, आपने दोस्तों घर पे कोई व्हीकल पे अगर कोई झंडा, कोई पोस्टर, कोई किसी प्रकार का इलेक्टोरल सिंबल लगाया है, तो आप क्या दोषी पाए जा सकते हो। ठीक है, ये बातें समझ में आई दोस्तों आपको, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, तो रूल नंबर 6 में है दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, नो गवर्नमेंट शैल ज्वाइन और कंटिन्यू टू बी मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन द ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज ऑफ विच आर prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India और public order और morality। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसी एसोसिएशन का मेंबर नहीं बनना है, आपको उसको सपोर्ट नहीं करना है जो दोस्तों क्या है, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और जो पब्लिक ऑर्डर या दोस्तों मोरालिटी के क्या है, खिलाफ हो। ठीक है, 6 नंबर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 7 नंबर, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक्स, प्रदर्शन तथा हड़तालें भी दोस्तों आपको नहीं करनी है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interest of the sovereignty, integrity of India, संप्रभुता, अखंडता के खिलाफ हो, सिक्योरिटी के खिलाफ हो, और विच इन्वॉल्व कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो दोस्तों कोर्ट के कंटेम्प्ट के, अगर कोर्ट के दोस्तों क्या है, अवमानना करता हो, डिफेमिनेशन, निंदात्मक हो दोस्तों, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अपराध को दोस्तों बढ़ावा देती हो, और अपोजिट टू डिसेंसी और मोरालिटी, शालीनता और नैतिकता के खिलाफ हो, तो इसी प्रकार की दोस्तों किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, हड़ताल के अंदर आपको भाग नहीं लेना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे आप पता होगा हमारे डिपार्टमेंट में सर्कुलर भी आते रहते हैं टाइम टू टाइम, कि जैसे कोई हड़ताल है, कोई भारत बंद है, आज ये है वो है, तो पहले ही सर्कुलर आ जाता है कि CCS
कंडक्ट रूल्स के रूल नंबर 7 के हिसाब से कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन तथा हड़तालें करने के लिए क्या है दोस्तों, वो एलिजिबल नहीं है या वो नहीं जा सकता। इसलिए कृपया अपने रूटीन में क्या है ऑफिस जाइए, ठीक है। इस प्रकार की हड़ताल में और डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल ना होइए। अगर आप होते हो तो रूल नंबर 7 जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स की अवहेलना मानी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के दोस्तों सर्कुलर क्या है आते रहते हैं। आगे चलिए फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन भी आपको बताता हूँ जिसको जीआईडी बोलते हैं। तो बुक के अंदर दोस्तों बहुत सारे जीआईडीज लिखे गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, डीओपीटी के बहुत सारे लेटर्स क्या है आते रहते हैं, राइट। तो इसके अंदर एक जो है इंपॉर्टेंट जो बात थी वो मैंने इसके अंदर शामिल करी है कि दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसका OM नंबर जो है 253666 ये कोई लेटर नंबर होगा उसका, ठीक है। तो उसके अंदर बोला था कि हड़ताल जो है दोस्तों एक जो होती है सिंपल, जो बाहर लोग हड़ताल करते हैं वो हड़ताल ऑफिस के अंदर भी हो सकती है। कैसे? क्लैरिफाइड दैट स्ट्राइक मीन्स रिफ्यूजल टू वर्क और स्टॉपेज और स्लोइंग डाउन ऑफ वर्क बाय ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज एक्टिंग इन कॉम्पिटिशन एंड इंक्लूड्स, ठीक है। कोई भी दोस्तों XOI ऑफिस है हमारा, उसके अंदर 20 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। 20 ऑडिटर्स, क्लर्क, MTS जो भी XYZW जो भी है, ठीक है। तो 20 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये 20 लोग दोस्तों आपस में क्या है प्लानिंग कर ले और बोल दे कि हम 20 के 20 जो है काम को करने से मना कर देंगे अगर कोई हमारा हायर ऑफिशियल हमें काम करने के लिए बोलता है, ठीक है। आपस में क्या है दोस्तों गुटबाजी कर ली और सबने क्या है मना कर दिया उसको काम करने के लिए, ठीक है। या दोस्तों काम रोक दिया, कोई कर ही नहीं रहा, या स्लो कर दिया काम, ठीक है। सबने स्लो कर दिया, कोई लेटर कोई डिस्पोजल कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो उस केस के अंदर भी क्या है इसको स्ट्राइक माना जाएगा, ठीक है। स्ट्राइक मीन्स रिफ्यूजल टू वर्क, स्टॉपेज और स्लोइंग डाउन ऑफ वर्क बाय ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज एक्टिंग इन एन कॉम्बिनेशन इंक्लूड्स, ठीक है। सभी एक साथ करेंगे, जब ऐसा नहीं है एक बंदे ने मना कर दिया तो उसके एक के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, सभी ने मना कर दिया तो सीसीएस कंडक्ट रूल के 7 का उल्लंघन हुआ है, जो क्या बोलता है स्ट्राइक है। एक प्रकार से दोस्तों क्या है स्ट्राइक है। मास एब्सेंटेशन फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन, दोस्तों 20 के 20 लोग गायब हो गए बिना परमिशन के ऑफिस से, कह दिया मास बंक। जैसे कॉलेज में अपने मास बंक करते थे, ठीक है, कॉलेज होता था, ठीक है, अटेंडेंस लगती थी, मान लो 50-75% अटेंडेंस अनिवार्य है, ठीक है। तो लास्ट में ऐसा हुआ कि मतलब क्लास ने पूरी ने डिसाइड कर लिया कि 10 दिन हम नहीं आएंगे, मास बंक कर लिया, ठीक है। तो ना अटेंडेंस लगेगी ना कुछ होगा, क्योंकि एक भी बंदा आ गया तो अटेंडेंस लग जाएगी, बाकी के एब्सेंट लग जाएगी, कोई आएगा ही नहीं तो मास बंक हो गया तो अटेंडेंस लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा ही दोस्तों 20 के 20 बंदे ऑफिस नहीं गए मान लो, ठीक है। तो उस केस के अंदर भी क्या है वो भी विदाउट परमिशन नहीं गए, तो उस केस के अंदर क्या है इसको भी स्ट्राइक बोला जाएगा, ठीक है। या दोस्तों रिफ्यूजल टू वर्क ओवर टाइम वेयर सच ओवर टाइम वर्क इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, दोस्तों आपसे ओवर टाइम काम भी करवाया जा सकता है। 6 बजे तक ऑफिस है आपका, आपको 6:30 तक भी बिठाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वो काम होना चाहिए तभी, ठीक है। किसी के पर्सनल इंटरेस्ट का काम है दोस्तों तब नहीं है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है तो वो क्या है इसको आपको करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करते हो तो उसको भी क्या हड़ताल माना जा सकता है, स्ट्राइक माना जा सकता है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें थी। आगे चलिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 8 पे, कनेक्शन विद प्रेस और अदर मीडिया, ठीक है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। कोई भी काम आपको करना है अगर प्रेस या अदर मीडिया से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन लेनी पड़ेगी। ऑन होली और इन पार्ट और कंडक्ट और पार्टिसिपेट इन एडिटिंग और मैनेजमेंट ऑफ एनी न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। तो आपको दोस्तों किसी भी प्रकार के प्रेस या मीडिया से क्या है उसका होली या कुछ उसके हिस्सा पार्ट नहीं बनना है, किसके अंदर, एडिटिंग के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। या कोई दोस्तों अगर पब्लिकेशन हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ठीक है। तो इस प्रकार के दोस्तों काम अगर आप करते हो तो गवर्नमेंट की प्रायर सैंक्शन आपको चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आया दोस्तों। आगे चलिए 2 नंबर देखिए दोस्तों, नथिंग इन सब रूल 1 शैल अप्लाई इन केस A government servant in the bona fide discharge of his official duties publishes a book or participate in a public media, ठीक है। तो पहले बोल दिया दोस्तों कि न्यूज़पेपर वगैरह में, एडिटिंग में, मैनेजमेंट में इसमें नहीं जाना है। दूसरे में बोल दिया अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज कर रहा है, ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है, उसके साथ साथ वो कोई किताब भी लिख दे, ठीक है। तो दोस्तों वो किताब अगर पब्लिश करता है या कोई पब्लिक मीडिया के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो वो क्या है उसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो किताब लिख सकता है, मोटी मोटी बात आप ये याद रखिए, ठीक है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिशिंग ए बुक और पार्टिसिपेटिंग इन ए पब्लिक मीडिया शेल एट ऑल टाइम्स मेक इट क्लियर दैट द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय हिम आर हिज ओन नॉट दैट ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। आप कोई किताब लिखते हो तो क्या है उसके अंदर आपको एक बताना पड़ेगा कि भैया ये सारे जो विचार जो हैं ये मेरे हैं, मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, ना ये गवर्नमेंट के विचार हैं, ये मेरे पर्सनल विचार हैं। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स काम करते हैं,
अगर दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट कोई बात बोलता है तो वो इनडायरेक्टली ये बोली जाती है कि कोई भी गवर्नमेंट बोल रही है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों कोई भी आप पब्लिश करो बुक, ठीक है, या पब्लिक मीडिया के अंदर पार्टिसिपेट करो, तो आपको जो भी बातें बोलनी है, जो भी काम करना है, तो आपको पहले ये क्लियर कर देना होगा जनता को कि ये सारे विचार जो हैं मेरे स्वयं के हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस या कोई इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई दोस्तों। तो ये हुआ दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल कंप्लीट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं अपने। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर रखता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।